बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और निफ्टी आपको दायरे में कामकाज करता हुआ नजर आएगा। स्ट्रेंथ दिखी है आज बैंक निफ्टी से, करीब करीब 366 अंक ऊपर। प्राइवेट और PSU बैंक्स आपको साथ देते हुए नजर आए। IT ने स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन ड्रॉबैक रहा आज का ब्रॉडर मार्केट जिस तरीके से टूटे हैं। मिड कैप और स्पेशली स्मॉल कैप अगर आप देखें तो उसने कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल खराब किया, इसलिए ब्रेथ आपको काफ़ी कमज़ोर नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अब क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्लोजिंग की तरफ क्या करें आप, स्टॉक स्पेसिफिक कैसे मौके ढूंढे, सब पे होगी बातचीत। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। बाजार में आज सीमित दायरे में कारोबार। निफ्टी 26,100 के करीब फ्लैट, बैंक निफ्टी 370 पॉइंट मजबूत। मिड कैप और स्मॉल कैप में नरमी। उधर इंडिया विक्स करीब 6% नीचे, रुपया भी करीब 30 पैसे हुआ मजबूत। यूएस में रेट कट की उम्मीद से IT सेक्टर में जोश। इंडेक्स करीब 1% मजबूत। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही सरकारी बैंकों में लौटी बहार, लेकिन रियल्टी, एनर्जी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर दबाव कायम। दुबई में तेजस फाइटर जेट क्रैश होने से पूरे डिफेंस सेक्टर में दबाव। डिफेंस इंडेक्स करीब 2% नीचे। हेल 3% टूटकर बना वायदा का टॉप लूजर। कंपनी ने कहा कारोबार, ऑपरेशंस, फाइनेंस पर कोई असर नहीं। BEL और भारत डायनेमिक्स में भी कमजोरी। नए लेबर कोड से स्टाफिंग व वर्कफोर्स सॉल्यूशंस कंपनियों वाले शेयरों में दौड़। टीम लीज सर्विसेज करीब 10% दौड़ा, तो वहीं केन्स कॉप में भी करीब 21% की मजबूती। 21 नवंबर से लागू हुए 4 नए लेबर कोड्स। नए कानून से गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को मिलेगी सिक्योरिटी। भारत को लेकर जेफरीज बुलिश, बोला अर्निंग के लिहाज से बुरा दौर बीता। कहा फाइनेंशियल ईयर 2027 में 13% से लेकर 15% अर्निंग्स ग्रोथ संभव। सीमेंट और टेलीकॉम दिखा सकते हैं दम। ऑटो, बैंक और पार कंजम्पशन शेयरों पर भी बुलिश नजरिया। 1 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद सत्र में रिफॉर्म्स पर होगा फोकस। पेश हो सकते हैं 10 बड़े बिल। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% का प्रस्ताव। न्यूक्लियर सेक्टर में निजी कंपनियों को भागीदारी बढ़ाने वाले बिल भी पेश संभव। देश के 53वें CGI बने जस्टिस सूर्यकांत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। PM मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री भी रहे मौजूद। कमाई का अड्डा देख रहे हैं आप, और निफ्टी दायरे में जो लेवल बताया था वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून, 26,145 का 26,142 तक गए हम, और काफ़ी करीब वो लेवल। लेकिन नीचे का देखिए 26,046 तक का लो उसने आज के सत्र में बनाया। 26,023 तक का आपने पहला बेस बताया था। टच करके आए हैं दोनों लेवल्स। अब यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी दायरे में रहा निफ्टी? लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि बैंक निफ्टी से स्ट्रेंथ है। क्या अप्रोच निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? देखिए श्रेया, कितना मतलब संजोग है। निफ्टी IT 1.25% ऊपर, निफ्टी बैंक डे हाई पर, बट निफ्टी रेंज पर, और अभी भी डे रेंज के हाई से 70 पॉइंट नीचे। देखिए श्रेया, किसी इंडेक्स का ना क्लोजर टू एक्सपायरी एक सेटअप होता है। जब मैंने शुक्रवार के स्टैट्स को डाउनलोड किया, डायरेक्टर साहब वो पिछले दिन का अगर पिरामिड वो दिखाइएगा, जिस तरीके से ऑप्शन राइटर्स ने शेयर डोमिनेट कर रखा था। हमारे पास 3 फैक्टर्स थे। हम यूएस की स्ट्रेंथ पे खेले, उस पे खेल गया IT। हम ऑप्शन राइटर्स पे चले, उस पे चला बाजार। बेचने वाले को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है शेयर डेरिवेटिव्स में। जिसने कॉल बेची है, पुट बेची है, उसने ज़्यादा रिस्क लिया है, तो हमें उसको रिस्पेक्ट देना था। मैंने सुबह क्लियरली कहा था, दिस सेशन माइट बी टुडे एज वेल एज टुमारो। ये सेशन ऑप्शन राइटर्स को बिलोंग कर सकता है। हम लॉन्ग ऊपर की तरफ, क्योंकि सुबह गिफ्ट निफ्टी ऊपर था। कोई कहता भाई जनाब 80 पॉइंट के ऊपर खरीद लो, तो अब तक तो क्या हो जाता। नहीं, क्लियरली कहा था, रेजिस्टेंस नंबर 1 लिखे। ये क्या था लेवल? शेयर इट वाज 26143, 26,143। जब तक इसके ऊपर ना टिके स्पॉट,
कोई ज़रूरत नहीं है लॉन्ग सौदा करने की, कोई ज़रूरत नहीं अगर आप देखें लॉन्ग ट्रेड पिक करने की। प्रिसाइसली 143 लेवल था, वही हाई है, नहीं कटा, कोलैप्स हुआ। कोलैप्स होते वक्त इसने दो चीज़ों को सम्मान दिया, एक होता है टेक्निकल्स और एक होता है डेरिवेटिव्स। टेक्निकल्स कह रहे थे कि शुक्रवार का 257 से 330 का जो एवरेज प्राइस था, वो जो लो था उसको नहीं तोड़ा इसने, अभी भी नहीं तोड़ा। बट मेरा लेवल था 26,023। मोटे तौर पे मैंने सुबह एक बात कही थी, फिर ऑप्शन राइटर यूज 26,000 पुट और 26,100 कॉल, आप पैसा बनाएंगे, मेरे ख्याल से बना भी होगा उसमें। बट अगर आप एक डायरेक्शनल प्लेयर हैं तो अभी भी कहूंगा क्लोजर टू 26,023, 26,050 ही लॉन्ग ट्रेड बनने का मौका मिलेगा। अभी भी मैं क्लोजिंग में कह सकता हूं कि आप ले सकते हो, बट अब बचा नहीं है टाइम उसे खेलने का, फ्रेंकली स्पीकिंग। सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन स्ट्रेंथ। जो चीज़ अच्छा कर रही है दैट्स निफ्टी बैंक। आज पीएसयू बैंक्स के साथ साथ प्राइवेट बैंक्स का जलवा है, तो फोकस वही करेंगे। एज ऑफ नाउ श्रेया, इट सीम्स लाइक कि ये जो ऑप्शन राइटर्स हैं ये और डोमिनेट करेंगे। मैं आपको स्टैट्स दिखाता हूँ जरा, प्लीज 3 कॉल्स और पुट्स लेके आइए। किस तरीके से 26, 100, 200, 300 जो कॉल राइटर्स शुक्रवार को हावी हुए थे, वो आज इस सेशन पे और पुरजोर तरीके से हावी हो गए। 3 स्टैट्स लेके आइए कॉल्स के, ये देखिए 2 करोड़, 1.5 करोड़, 68 लाख। मेजर कॉल कंसेंट्रेशन 26, 100, 200 पे है, इसलिए वो सुबह लेवल दिया था 26143, वो नहीं पार हुआ। और आउटस्टैंडिंग वाई इन दोनों रेंज में 3, 4, 5 और लगभग 5.5 करोड़ का। इट रिफ्लेक्ट्स 26145, 143 निकालना अभी मुश्किल है, एक लोड जोन रहेगा। पर याद रखिएगा अभी ट्रेड का मौका है नहीं, इस क्लोजिंग में क्या ट्रेड करें। बट स्टिल एज पर द पैरामीटर्स, जिस प्रकार की पुट राइटिंग 26,100 पे हुई है, 1 करोड़ पुट बिकी है, 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई 26,000 की पुट का। अगर आप एक रेंज बाउंड प्लेयर है, मैं तो खैर ध्यान नहीं दे पाऊंगा क्लोजिंग में इतना, बट दैट मोर और लेस 26,023 पिक करने का जोन है और ऊपर 26,110, 26,143 अपने ट्रेड को छोड़ देने का जोन है। श्रेया ऑप्शन राइटर को बिलोंग करती है, बट एक डायरेक्शनल ट्रेडर के लिए स्कोप है एट लोअर एजेस। श्रेया ओके, तो ये डिटेल्ड हमने चर्चा की निफ्टी पे, स्पेशली लेवल्स बताए गए हैं आपको। लेकिन बैंक निफ्टी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, निफ्टी फ्लैट जबकि आई थी और बैंक निफ्टी में शानदार रैली हमें देखने को मिली। बैंक निफ्टी डेज हाई के आसपास ही है, थोड़ा ही दूर है, 300 अंकों से ज़्यादा की बढ़ोतरी। कैसा लग रहा है बैंक निफ्टी इन स्तरों पर, और ये मजबूती निफ्टी से जिस तरीके से बैंक निफ्टी में देखने को मिली है, किस ओर इशारा कर रही है? देखिए श्रेया, आज है ना बैंक निफ्टी के लिए सौभाग्यशाली बात ये रही कि आज सब कुछ चला। लुक एट निफ्टी बैंक में आज जरा आप प्राइवेट बैंक्स का रुझान देखिए। एक्सिस बैंक ठीक रहा, उसके बाद आप देखिए फेडरल बैंक ने एक नया छलांग लगाई। HDFC बैंक भले ही देखिए 1000 के ऊपर बहुत स्ट्रांगली कमिटेड ना हो, बट स्टिल होल्डिंग 1000। उसके बाद आप देखिए कोटक महिंद्रा बैंक 100 डे मास एक पुल बैक, और एक स्टॉक और रखूंगा मैं, आई थिंक अभी स्किप कर गया उसको, ICICI बैंक 2 दिन से 200 डेमा पे लो लगा के एक पुल बैक दे रहा है। मैं शुक्रवार की मॉर्निंग में जब हम मॉर्निंग कॉल कर रहे थे, मुनाफे की तैयारी कर रहे थे, तब भी ये बात कही थी कि अगर आप निफ्टी बैंक पे खुलते ही ले लेंगे तो फंस जाएंगे। वेट फॉर अ डिप। श्रेया एक बार फिर से आप निफ्टी बैंक के आज के चार्ट को देखिए और 10 डेमा ड्रॉ कर दीजिए। 10 डेमा पे गया, जाके रिवर्सल लिया, ठीक वही लो है जो शुक्रवार का था। शुक्रवार का लो भी मोर और लेस 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी थी और आज भी 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी है। तो आप जब जब एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं टुवर्ड्स 10 डेमा, पैसा बन रहा है। बट याद रखिएगा अनसर्टेनिटी को कैप्चर करने के लिए ऑप्शन राइटर्स भी होते हैं। रेजिस्टेंस लेके आइए डायरेक्टर साहब 1। किसी भी सूरत हाल में अगर आपका बाय ट्रेड आपके ग्रिप में आ जाए तो प्लीज बुक करिएगा RS1 की ट्रैजेक्टरी पे लेके आइए। RS1 की ट्रैजेक्टरी क्या है? इन रेंजेस में निफ्टी बैंक को रेजिस्टेंस मिलेगा 217356। इंट्राडे हाई रहा 309 का, गया और उसके बाद हल्का सा कोलैप्स हो गया। मेरे ख्याल से श्रेया स्टिल ये अगर आपने ट्रेड किया निकल गए, अच्छी बात है। बट जब तक निफ्टी बैंक, आप ये समझिएगा कि 58,850 के ऊपर है, जब जब आपको डिप मिले आप बाय कीजिएगा। अभी हालांकि फ्रेश एंट्री पॉइंट नहीं है, लेकिन 59,000 की तरफ, 58,880 की तरफ, 58,850 की तरफ जब भी डिप मिले उसको बाय कीजिएगा। टफ रेजिस्टेंस रहेगा 59,250, 350 के जोन में। वो अगर कट गया तो फर्दर 300 350 पॉइंट जुड़ेगा। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जरा, प्लीज ऑप्शन स्टैट्स लेके आइएगा, प्लीज लेके आइए। 3 कॉल्स 3 पुट्स। आप 5900 की 59,000 की पुट को देखिए,
क्या स्ट्रॉन्ग राइटिंग है, जो कि इंडिकेट करती है कि कल तक के सेशन के लिए ये माइट भी इस ट्रेजेक्टरी के ऊपर ही रहेगा। आउटस्टैंडिंग वाइज 24 लाख का 14 लाख पुट बिकी वहां पे, ह्यूज पुट राइटिंग। लुक एट कॉल राइटिंग ना, उस कंपैरिजन में कम। तो चांसेस है कि बार बार डिप अगर मिले तो आप अपने ट्रेड को 59,300 59,350 के जोन में लिक्विडेट कर पाए। लेकिन फिर कह रहा हूं श्रेया, अभी हम बहुत सारी चीजों में एंगेज हो जाएंगे, मौका मिले तो 59,150 59,50 इस जोन में कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा लॉन्ग ट्रेड को। सेम केस विद निफ्टी, 26,030 26,035 26,040 उस रेंज में एक लॉन्ग ट्रेड को कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा। श्रेया, बिल्कुल, ये डिटेल्ड लेवल्स बता दिए गए हैं। बैंक निफ्टी को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक फिलहाल इन लेवल्स पर दिख रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी दायरे में, लेकिन बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग, इसलिए तेज़ी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत करेंगे। आज कौन कौन से स्टॉक्स में आज सबसे ज़्यादा खरीदारी होती हुई नजर आई है? आईटी स्पेस से देखिए आप, टेक महिंद्रा आपको 2.5% अप दिखेगा, विप्रो 1.5% अप। साथ ही टू व्हीलर स्पेसिस में शानदार रैली आज के सत्र में देखने को मिली। बजाज ऑटो करीब 1% ज़्यादा की तेज़ी, और आयशर मोटर्स आज के सत्र में 2% चढ़ गया। लेकिन वायदा बाजार से अगर आप देखें तो एनबीसीसी खबर के बाद 4% ये दौड़ गया। सिंजिन में भी खरीदारी होती हुई नजर आई 2% से ज़्यादा। फेडरल बैंक, बैंकिंग स्पेस आज काफ़ी मजबूत, इसलिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक आपको 2% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बैकफुट पर पूरा डिफेंस स्पेस थोड़ा आज कमज़ोर है, तो बीईएल 2% के नीचे आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। मेटल स्पेस में उतार चढ़ाव है। जेएसडब्ल्यू स्टील नीचे 2%, पावर ग्रिड वही देखिए आज मुनाफा वसूली का शिकार हो गया, 2% नीचे। मैक्स हेल्थ केयर भी 1.5% आज गोता लगा गया। वायदा बाजार से देखें तो सीजी पार में थोड़ी कमजोरी है, 3.5% के करीब। इनफैक्ट पूरा पार स्पेस अगर देखें आप, एनर्जी स्पेस एनएचपीसी भी यहाँ पे टूट रहा है 3.5%। सम्मान कैपिटल में प्रॉफिट बुकिंग आई है 3.5%, और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी 3% से ज़्यादा गिरकर कर रहा है कारोबार। तो फिलहाल ये स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपके लिए रखा दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। हमारे साथ है फंडामेंटल राय देने के लिए एसएमएफएस के शरद अवस्थी जी। टेक्निकल कॉल्स रहेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश पालविया, राजेश सातपुते, शिल्पा राउत और सोमिल मेहता जी से। 2:15 पर कंचन नौटियाल बताएंगे आपको आज आईटी शेयरों में तेजी क्यों है। 2:20 पर नए लेबर कोड पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ टीम लीज सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बाल सुब्रमण्यम ए जुड़ेंगे। साथ ही 2:35 पर संसद के शीतकालीन सत्र का एजेंडा बताएंगे लक्ष्मण रॉय। 2:40 पर एमएससीआई इंडेक्स बदलाव पर डिटेल लेकर आएंगे आशीष चतुर्वेदी। 2:45 पर रोहन सिंह बताएंगे नई उड़ान स्कीम में क्या खास होगा। 2:55 पे मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे डीआर चोकसी फिनसर्व के एमडी देवेन चोकसी जी। 2:10 पर होरमा अस्वताकिया बताएंगे आपको 2025 में आईपीओ के रिटेल निवेशकों को कैसा हुआ तगड़ा घाटा। 3:15 पर बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स डिस्कस करेंगे। जी हाँ, इस बीच आपको एक दुखद समाचार दे देते हैं। और अब से कुछ देर पहले अब ये क्लैरिफाई हो चुका है कि 89 वर्ष की उम्र में अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन हो चुका है। अब से कुछ देर पहले ये बात अगर आप देखिए उसकी पुष्टि हो गई है। और 1935 8 दिसंबर 1935 को जन्मे धर्मेंद्र, एक बड़ा फिल्मी करियर के मार्केट्स पे। और निफ्टी 26047 फर्दर ड्रिफ्ट हुआ है निफ्टी टुवर्ड्स डे लो 26,047 पे। ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। प्रकाश सर, आपका ट्रेड क्या रहेगा, क्या पिक कर रहे हैं आप? सबसे पहले धर्मेंद्र जी की बहुत दुख हो रहा है सुनकर। उनकी शोले जो फिल्म थी वापस री रिलीज हो रही है नए अवतार पर, ये पहले बता दूं मैं। स्टॉक का नाम है जो पसंद है मुझे इस वक्त, वो है सिंजीन, जो मैंने सुबह ही दिया था सिंजीन। अब भी अच्छा ही लगता है। बाकी स्टॉक्स निकालने में आज थोड़ी दिक्कत है। सिंजीन अब जो ट्रेड कर रहा है मेरे ख्याल से ट्रेड कर रहा है 642-43 के बीच में। स्टॉप लगाना चाहिए करीब 630-40 का लगाना चाहिए स्टॉप, और टारगेट 660 का नजर आता है। वही स्टॉक है। स्टॉक्स निकालने में थोड़ी दिक्कत है आज। दिक्कत है आज थोड़ी स्टॉक स्पेसिफिक मूव, लेकिन सिंजीन ने सुबह सुझाया था गाबरसन ने उसी के साथ बने हैं। 2% से ज़्यादा की तेजी के साथ सिंजीन कारोबार करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे खरीदारी की राय फिलहाल। मानस जी, गुड आफ्टरनून, आपका स्टॉक क्या होगा? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए ट्रेंड पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। अगर हम देखें तो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था करीब 7-8 सेशन से ट्रेंड पे। उससे पहले ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद यहाँ पर वापस हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है, इसलिए ट्रेंड के फ्यूचर में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 43.51
4351 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे। 4275 4275 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में। चाहें तो यहाँ पर एक ऑप्शन ट्रेड ले लें। 4300 वाला जो पुट ऑप्शन है वहां पर आप एक खरीदारी करने का ट्रेड ले सकते हैं। 114 रुपए के आसपास ये पुट ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको स्टॉप लॉस 94 का लगाना है और टारगेट 155 के सेट करने हैं। ओके, ट्रेंड समर फ्यूचर्स आपका बाय ट्रेड है यहाँ पे। चलिए इस भी चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी, माफ कीजिएगा, ट्रेंड सेल है, माफी चाहूँगा। 4300 के पुट भी दिए उन्होंने यहाँ पर, माफी चाहूँगा। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मुझे बैंकिंग बेटर लग रहा है। आपने बिल्कुल कहा कि बैंकिंग, और उसमें से अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक, तो एज ए स्विंग ट्रेडर 1000 के ऊपर एचडीएफसी बैंक अभी भी स्ट्रांग लग रहा है मुझे। तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ, आप 995 के स्टॉप लॉस के साथ मैं एक ट्रेड लेना चाहूंगा एचडीएफसी बैंक में, जिसका टारगेट अगर आप देखें स्विंग ट्रेडिंग का, वो रहेगा करीबन 1030 का, 1030 1040 का। ओवरऑल बाजार देखे तो थोड़ा सा स्क्वीज ही हुआ है, तो एचडीएफसी बैंक का भी छोटा टारगेट। ओके, स्क्वीज हुआ है मार्केट, छोटे टारगेट्स एचडीएफसी बैंक पर। राजेश सातवती जी की पिक, लेकिन खरीदारी की राय ध्यान रखिएगा। तो 2 बाय साइड की ट्रेड और एक सेल साइड की ट्रेड आई है। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, आप किस साइड हैं? बाय साइड में यहाँ पे वरुण बेवरेजेस पे लॉन्ग जाने के लिए रिकमेंडेशन है। 447.5 पे फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है, आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। 441 का स्टॉप लॉस रखिए। पहला टारगेट टुवर्ड 455 है, सेकंड टारगेट 460 एंड सेम कॉल हमने सेम लेवल पे आज प्रभुदास लीलाधर में भी रेकमेंड किया है। ओके, वरुण बेवरेजेस आपका ट्रेड 447 पे। चलते हैं सौमिल जी के पास। सौमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा नाइका पर। नाइका ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। सारे एवरेजेस, शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। एक फ्लैग पैटर्न बना है आवरली चार्ट्स में, कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मुझे लगता है ये फिर से ऊपर की तरफ जो कंसोलिडेशन हमें देखने मिला है लास्ट 4 या 5 ट्रेडिंग सेशन में, वो ऊपर की तरफ तोड़ेगा और ये कंटिन्यू रहेगा अप ट्रेंड। स्टॉप लॉस रहेगा 262 पर और टारगेट रहेगा 290। ओके, नाइका ये पसंद आ रहा है सोमिल जी को। यहाँ पे खरीदारी की राय 290 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड। एक बार कॉल्स रख देती हूँ आपके सामने, एक बार फिर से रिकैप, ताकि आप स्टॉप लॉस और टारगेट जॉट डाउन कर पाएं। प्रकाश गाबोसर ने सिंजन को चुना है, 660 तक के टारगेट देख रहे हैं वो। 640 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मानस जी को ट्रेंड पसंद आ रहा है, लेकिन शॉर्ट के लिए बिकवाली की राय ट्रेंड के फ्यूचर्स में 4275 का नीचे का टारगेट देख रहे हैं वो। 4351 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। शिल्पा जी ने वरुण बेवरेजेस चुना, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। वरुण बेवरेजेस अगर बात करें आप, तो टारगेट वो देख रही हैं 460 तक के और 441 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। राजेश सातपुते जी को एचडीएफसी बैंक पसंद आया है बैंकिंग स्पेस से। 1040 तक के टारगेट देख रहे वो। 995 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और सोमिल जी ने नाइका चुना है, नाइका चार्टिकली साउंड नजर आ रहा है। 290 तक के टारगेट देख रहे हैं वो। 262 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ये टेक्निकल कॉल्स ले लिए हमने, लेकिन अब एक इन्वेस्टमेंट आइडिया भी शरद अवस्थी जी से समझ लेते हैं। शरद जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। निफ्टी तो फ्लैट है, थोड़ा सुस्ताने वाला मार्केट रहा है आज, लेकिन लंबी अवधि के लिए कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है जहाँ पे कमाई की जा सकती है? गुड आफ्टरनून। हमें लगता है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। इन लेवल्स पे काफी डिसेंट करेक्शन हमने पिछले कुछ समय में देख ली है जेएलआर वगैरह की प्रॉब्लम की वजह से। और डोमेस्टिक साइड पे हमें लगता है नई लॉन्चेस को काफी रेस्पॉन्स बढ़िया मिला है और कई लॉन्चेस अगले 2 साल में भी एक्सपेक्टेड है, जिसका फायदा नंबर्स को मिलना चाहिए। इसके अलावा इंटरनेशनली जेएलआर में भी जो नई लॉन्चेस है वहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि वो शेड्यूल में 10 होगा। और इस क्वार्टर के सेटबैक के बाद अब जैसे जैसे नॉर्मलाइज होती है चीजें, तो हमें लगता है टाटा मोटर्स में काफी बढ़िया रिकवरी आने की गुंजाइश है। वैल्यूएशन वाइज अक्रॉस द बोर्ड अगर आप ऑटो कंपनीज में देखें तो सबसे चीप स्टॉक है। और हमें लगता है जैसे जैसे जेएलआर वाली इंप्रूवमेंट नंबर्स में दिखती है, एक सॉलिड ट्रैक्शन आनी चाहिए। प्लस सिएरा, हैरियर और नेक्सॉन की फेसलिफ्ट वगैरह अगले साल लॉन्च होनी चाहिए, उसका फायदा मिलना चाहिए। जेएलआर के जो नए मॉडल्स लॉन्च होते हैं उसका फायदा मिलना चाहिए। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो 1 साल 1.5 साल है उसमें आपको अर्निंग्स में ट्रेजेक्टरी में काफी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई देगी। अगले साल कंपनी आसानी से 40-42 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर कर देनी चाहिए।
और 40-42 की अर्निंग पे 12-13 का मल्टीपल तो आसानी से मिल जाना चाहिए टू स्टार्ट विद। तो 500 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। ओके, ठीक। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल आपका एक बाय कॉल है। आई मीन एज ऑफ नाउ द वीकेस्ट स्ट्रक्चर, वीकेस्ट स्टॉक इन पूरे ऑटो में एंड मोर स्पेशली इन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है। अच्छा प्रकाश सर, निफ्टी बैंक आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, लगभग 170 पे। अब तो हालांकि ट्रिम हो गया थोड़ा सा, बट ये HDFC बैंक, हालांकि विषय ये होता है कि हमेशा FIs की जब बाइंग आएगी, रिज्यूम होगी, ट्रेंड बनेगी, तब इसको पिक करना चाहिए। बट जितना टाइम स्पेंड किया इसने अक्टूबर नवंबर की सीरीज में अबाव शॉर्ट एंड मीडियम टर्म एवरेजेस, अभी थोड़ा टसल है 1020 के आसपास। बट मैं किसी डे ट्रेड पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूँ सर, बट ये चार्ट कहता क्या है? क्या मोर और लेस ये अपनी एक नई ट्रेजेक्टरी में जंप करने की तैयारी कर रहा है? फॉर ए पोजिशनल ट्रेड पर्सपेक्टिव क्या सेंस बन रहा है यहाँ पर? HDFC बैंक पूरी तैयारी कर रहा है, पूरी एब्सोल्युटली तैयारी कर रहा है। जो सेटअप है, जो बन रहा है, उससे उभर कर आ रहा है। उसे लगता है कि जो रीसेंट हाई हमने देखा वो तो पार कर लेगा 1018 के आसपास, क्योंकि एक अप मूव मिला था 3-4 हफ्ते का, फिर करीब 4 हफ्ते का डाउन मूव मिला, अब तीनों ये टिपिकल क्लासिकल पैटर्न है जो कि ब्रेकआउट की जरूरत करता है। लेकिन ब्रेकआउट तक इंतजार नहीं करना चाहिए। लेना है तो अभी भी ले सकते हैं, आप ट्रेड करें 1007, ज्यादा मेरा स्टॉप थोड़ा डीप होगा, क्वांटिटी कम ले सकते हैं, लेकिन लेने लायक और लगता है न्यू हाई बना ही लेगा, मैटर ऑफ टाइम। और एक बार जब न्यू हाई बना लेगा ना HDFC बैंक, तो हायर जोन और भी देखेंगे HDFC बैंक में। तो ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में डिस्क्लोजर में रहा। मुझे सेटअप इसका बहुत ही अच्छा लगता है HDFC बैंक का। HDFC बैंक का सेटअप अच्छा लगता है और न्यू हाई के बाद और ये स्टॉक भागेगा, तो फिलहाल खरीदारी की राय 1006 के लेवल पर। बैंकिंग स्पेस क्लियरली, जैसे वीरेंद्र जी ने मेंशन किया, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ, लेकिन एक और सेक्टर जिसने अच्छा आज के दिन में प्रदर्शन दिखाया है, दैट इज़ IT। निफ्टी IT हालांकि हाई साइड से थोड़ा फिसला, लेकिन अभी भी 1% मजबूत। सवाल ये कि IT में ऐसा हुआ क्या जो आज इस तरीके से तेजी हमें देखने को मिली? और दरअसल एक और रिपोर्ट भी आई है मोतीलाल ओसवाल की, वो भी समझते हैं। कंचन हमारे साथ मौजूद है। कंचन, गुड आफ्टरनून। IT स्पेस में आज दमखम, क्या है वजह? जी, गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल। और IT स्पेस में अगर आप बात करेंगे तो पिछले पास्ट का डेटा देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी जो हमें बेयरिशनेस है वो देखने को डेफिनेटली मिली है। इसको अगर कंपेयर करा जाए बाकी के इंडेक्स के साथ तो यहाँ पे एक अंडर परफॉर्मेंस जो है वो देखा गया है। लेकिन अब अनुमान ये जताया जा रहा है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे एक अच्छी खासी जो तेजी है वो देखने को मिल सकती है। इसी के बाद मोतीलाल ओसवाल ने जो पहले इनकी IT सेक्टर पे रेटिंग थी अंडरवेट की, उसको बढ़ा के ओवरवेट कर दिया है। अगर पिछले 3 साल में देखें तो निफ्टी ने करीब 13% का रिटर्न दिया है, निफ्टी 500 ने 16% का रिटर्न दिया है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें निफ्टी IT, तो इसने एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, 12% नीचे ये हमें देखने को मिला है। अब ये माना जा रहा है कि इस टाइम पे जो वैल्यूएशन है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आपको अगर याद हो तो 2016 और 2018 के टाइम पीरियड में हमने जो देखा था वहाँ पे भी हमें सेम इस तरीके का ही पैटर्न देखने को मिला था। तो अब जो ब्रोकरेज हाउस है ये अनुमान जता रहे कि सेम हमें इम्पैक्ट इस साल भी आता हुआ दिखाई देगा। उस साल भी ये हुआ था कि थोड़े से टेलविंड्स के बाद वापस एक अपसाइकिल की शुरुआत हुई थी। तो यही अनुमान इस टाइम पे IT सेक्टर में लगाया जा रहा है। निफ्टी IT इस टाइम पे अपने 10 साल के लो पे बैठा हुआ है, जबकि अगर हम देखें प्रॉफिट शेयरिंग तो वहां पे एक अच्छा खासा इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। इसके बाद अगर ग्रोथ आउटलुक की बात करी जाए तो फिस्कल ईयर 27 के सेकेंड हाफ से हमें रिकवरी आती हुई दिखाई दे सकती है और फिस्कल ईयर 28 की बात करी जाए तो 8 से 9% की ग्रोथ वहां पे एक्सपेक्टेड है। AI की जो स्पेंडिंग है वो भी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिससे कि आगे चल के पिकअप की संभावनाएं हैं। इंफ्रा का जो केपेक्स है वो भी अपने पीक में पहुंच गया है। इससे जो अब मोड है वो मॉडर्नाइजेशन और साथ ही साथ इंटीग्रेशन पे भी डिपेंड होगा। मल्टीपल जो टारगेट है उसको रेस किया गया है फॉर इन्फोसिस, एम्फेसिस और साथ ही साथ जेंसारटेक। लेकिन इन्फोसिस इस टाइम पे टॉप पिक इनका बना हुआ है बिकॉज इनका जो AI स्पेंडिंग है वो औरों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वाइड है। तो आगे चल के IT के लिए ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक IT के लिए मोतीलाल ओसवाल की तरफ से शुक्रिया कंचन डिटेल के लिए। लेकिन शरद अवस्थी जी, AI को लेकर बड़ा सवाल था, उसी को लेकर स्थिति थोड़ी डामाडोल हुई IT स्पेस में लेकर, लेकिन चेंज ही संसार का नियम है, बदलाव ही संसार का नियम है। अब AI स्पेस को लेकर ही फायदा दिखा रहे हैं IT स्पेस। क्या मान लें कि IT स्पेस के लिए समतल जमीन अब मिल गई है, और अगर हाँ तो क्या ये शुरुआत हो चुकी है IT स्पेस की हालात सुधरने की? और ऐसे में कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर हैं जहां पर अच्छी कमाई हो सकती है?
जी बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि मोर और लेस जो एक टर्बुलेंस वाला टाइम था वो हमारे पीछे है और खास करके जैसे-जैसे यूएस वाले इश्यूज थोड़े से सेटल होते हैं, मुझे लगता है आईटी के लिए वो काफ़ी सैटिस्फैक्टरी डेवलपमेंट लाएँगे। क्योंकि अमेरिका और यूरोप पे काफ़ी डिपेंडेंस है बिज़नेस वाइज़। और मेरे हिसाब से जो इनिशियल लेवल पे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी कि एआई से बहुत बड़ा कोई ऐसा एकदम इंस्टेंट रिवॉल्यूशन आ जाएगा जिससे बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। अब ग्रेजुअली समझ में आने लगा है कि इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन स्टेज एक रहेगी जहाँ हो सकता है आईटी को एडवर्स होने की जगह वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे क्योंकि ज़्यादा मैन आवर्स आपको डिप्लॉय करने पड़े। जो ज़्यादातर आईटी कंपनीज की कमेंट्री में भी हमें सुनने मिला है। और इसके बियॉन्ड जिस तरीके की बुकिंग्स हमने देखी है पिछले 2-3 क्वार्टर्स में जैसे-जैसे वो रेवेन्यूज़ में टर्न आउट होती है अगले 2-3 क्वार्टर्स में, मुझे लगता है नंबर्स में काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलनी चाहिए। और फॉरवर्ड आउटलुक पे भी जो बादल वाली स्थिति थी, क्लैरिटी नहीं थी मतलब कि क्या होगा, नहीं होगा। अब मेरे हिसाब से वो क्लैरिटी रहेगी, तो मोस्ट प्रोबेबली आईटी के लिए अब यहाँ से काफ़ी बढ़िया इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और जो वैल्यूएशंस पे ज़्यादातर बड़े स्टॉक्स आ गए हैं, चाहे विप्रो हो, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे टीसीएस हो, यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरने की गुंजाइश बचती नहीं है, तो मुझे लगता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी काफ़ी हाई है। जहाँ तक टॉप बेट्स का सवाल है, मुझे लगता है फ्रंट लाइन्स में मेरी टॉप पिक इन्फोसिस रहेगी और सेकंड बेट विप्रो रहेगी इन टर्म्स ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मुझे लगता है वहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा है। बट अक्रॉस द बोर्ड भी मुझे लगता है वैल्यूएशंस काफ़ी कंफर्टेबल है और मिड कैप, स्मॉल कैप में मैं काफ़ी बुलिश हूँ साइंट पे। मुझे लगता है जिस तरीके की चेंजेस कंपनी ने की है जैसे-जैसे उनका फ़ायदा अगले 6-8 महीने में नंबर्स में दिखता है, ये एक स्टॉक हो सकता है जो काफ़ी पॉजिटिवली सरप्राइज़ कर सकता है। ओके, वैल्यूएशन कंफर्ट अब आईटी स्पेस में और यहाँ से ऑप्टिमिस्टिक व्यू तो इन्फोसिस, विप्रो लार्ज स्पेस में और मिड स्मॉल में आपको साइंट अच्छा नजर आ रहा है। ये 3-4 स्टॉक्स रखे रडार पर। अब एक और बड़ी खबर रिफॉर्म को लेकर जो आज सुबह आई, सीएनबीसी आवाज़ ने सबसे पहले आपको बताया मोदी सरकार ने बड़ा रिफॉर्म करते हुए 4 नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं। लेकिन क्या है ये बदलाव, ये समझाने के लिए हमारे साथ हैं मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी और इसका इंडस्ट्री पर असर बताने के लिए हमारे साथ हैं टीम लीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बाला सुब्रमण्यम में। सबसे पहले चलते हैं आशीष के पास। आशीष, आसान भाषा में आप सबसे पहले बताइए हमारे दर्शकों को कि ये रिफॉर्म हुआ क्या है। बिल्कुल, ये रिफॉर्म से बता देता हूँ। 10 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहले अगर आप देखें तो युवाओं को जो है अपॉइंटमेंट लेटर, जॉब लेटर देना जो है वो अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो पे गैप की बड़ी कंट्रोवर्शियल चर्चा होती है, तो एक ही जैसा काम कर रहे हैं लेकिन महिला और पुरुष दोनों के वेतन में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इस गैप को अगर आप देखें तो ब्रिज कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो फिक्स टर्म कर्मचारी को 1 साल में ग्रेच्युटी देनी होगी। इससे पहले इसकी जो सीमा थी वो 5 साल थी, लेकिन अगर किसी का टेन्योर फिक्स टर्म का है तो 1 साल के अंदर वो ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होते हुए नजर आएंगे। 40+ के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, इनके लिए हेल्थ चेकअप जो है अनिवार्य किया जाएगा। साथ में देखें तो एक बड़ी अच्छी चीज़ ये भी है कि अगर आप ओवर टाइम कर रहा है कोई कर्मचारी, तो जितना ओवर टाइम कर रहा है उसका जो प्रीवियस वेतन है उसका डबल पे यहाँ पर करना पड़ेगा। एक और ख़ास बात ये भी निकल कर आ रही है कि खतरनाक इंडस्ट्रीज़ में 100% जो हेल्थ सिक्योरिटी है इसकी आवश्यकता यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इंटरनेशनल मानकों के हिसाब से सोशल जस्टिस की गारंटी यहाँ पर भी देखें तो एम्प्लॉयर्स को देनी पड़ेगी। इंटरनेशनल मानकों की जो सोशल सिक्योरिटी, इसके अलावा अगर आप देखें तो जो पीएफ है, एसआईसी है, बीमा है, सोशल सिक्योरिटीज़ है, वो अब गिग वर्कर्स तक भी जाएगा। तो ये अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक वंचित थे, अब इनको भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। साथ में अगर आप देखें तो सभी मजदूरों को समय से जो मिनिमम वेज है ये देनी पड़ सकती है। और साथ में देखें तो इसके चलते जो 40 करोड़ जो मजदूर हैं ये सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आ जाएंगे। बड़े बदलाव है, बड़े रिफॉर्म्स हैं। और दरअसल अगर आप देखें तो जो 4 नए लेबर कोड है ये अब आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख के चल सकते हैं कि काफ़ी बड़ा है। और इसको लेकर अगर आप देखें तो आप जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं ये भी बड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। एक तो ये बता रहे हैं कि जो नए श्रम कानून है इससे जो गिग वर्कर्स हैं इनकी लागत यहाँ पर जो है कंपनियों की थोड़ी सी बढ़ सकती है। हो सकता है कि जो QSR कंपनीज़ हैं, फूड डिलीवरी कंपनीज़ हैं, प्रति ऑर्डर 1.5 से 2.5 रुपये का इम्पैक्ट देखने को मिले। इसका असर एबिटा पे देखें तो ऑलमोस्ट 4 से लेकर 10% तक का इम्पैक्ट बताया जा रहा है। हालांकि जो प्लेटफॉर्म कंपनीज़ हैं धीरे धीरे आगे आपको पास ऑन कर सकती है, लेकिन पूरे इकोसिस्टम के लिए अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया बताया जा रहा है। जी हाँ, पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत बढ़िया बताया जा रहा है। और इसी इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाले और जो बदलाव आएगा उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ टीम लीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बाला सुब्रमण्यम ए मौजूद हैं इस वक्त। बाला, थैंक्स वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नो डाउट अबाउट दैट these new labor laws will definitely, impact my take-home emoluments
पॉजिटिवली, बट इंडस्ट्री में किस तरीके के बदलाव होंगे? आई मीन मोटे तौर पे अगर मैं आपसे 4 की बेनिफिट्स पूछूं इन नए लेबर लॉज के, वो क्या होंगे जो आपको लगता है कि मतलब आने वाले 10 वर्ष में और 15 वर्ष में मतलब लाइकली टू बी इन 2 डिकेड्स अपना प्रभाव छोड़ेंगे इंडस्ट्री पे? नमस्कार एंड धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए पहले, बिकॉज बिग पिक्चर कोई नहीं देख रहे हैं, वी आर ऑल लुकिंग एट स्मॉल थिंग्स की टेक होम नीचे जाएगा, ग्रेजुएटी 1 ईयर हो गया अभी, 4 इयर्स 8 मंथ से, और थोड़ा बिग पिक्चर भी देख लेते हैं एक बार। देख लीजिए हमारे देश में अभी करीबन कितना 55 करोड़ के ऊपर वर्कर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज 60% बेसिकली, वो 55 करोड़ लोग काम करते हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 8 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के एम्बिट के अंडर आते हैं। मतलब सिर्फ इनको सोशल सिक्योरिटी मतलब आपका हेल्थ कवर, लाइफ कवर और रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल जाते हैं, बाकी 47 करोड़ लोग जो हैं इनको कुछ नहीं मिल रहा है बेसिकली। और बाला मींस ओनली 10% ऑफ एंटायर वर्कफोर्स, 15%, हाँ 15%, 8 करोड़, 55 करोड़ का 8 करोड़, 15% वर्कर्स को ही फॉर्मल वर्कर्स हम इनको बोला जाते हैं, क्योंकि ये पीएफ को कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। और इसमें से देयर इज अ बिग चंक जो ईएसआई ब्रैकेट के अंडर भी आते हैं, तो उनको अनलिमिटेड कैशलेस हेल्थ कवर मिलता है खुद के लिए, प्लस और साथ डिपेंडेंट रिलेटिव्स को भी मिलता है, मतलब इट कुड बी पेरेंट्स, चिल्ड्रन, स्पाउस एक्सेट्रा एंड ऑल। सो ये फॉर्मल परसेंटेज जब जो सिर्फ 15% है, डेवलप कंट्रीज के हिसाब से आप देखेंगे तो काफी कम है। इसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं? नंबर 1, भारत में बहुत सारे एमएसएमईज हैं, हमारे पास 6 करोड़ एंटरप्राइजेस है। हमको 6 करोड़ एंटरप्राइज की कोई जरूरी नहीं है, बट देयर इज अ ह्यूज इंसेंटिव फॉर इनफॉर्मेलिटी। वो छोटा रहने के लिए इंसेंटिव है यहाँ पे, क्योंकि अब बड़ा हो जाएंगे देन आपको ये पूरा कंप्लाई करना पड़ेगा। अब छोटा रहेंगे तो इतना कंप्लायंस बर्डन नहीं है, तो ये कंप्लायंस बर्डन पूरा हट जाएगा। अगर पूरा भी नहीं है एटलीस्ट 90% हट जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मतलब 29 लेबर लॉस अभी सिंप्लीफाई होके अभी 4 लेबर कोड्स बन चुके हैं, वो साइड में रख लीजिए। वो आपको इतना बड़ा नहीं दिखेगा, उतना बड़ा दिखेगा नहीं, क्योंकि उतना बड़ा नहीं है वो। उसके अंडर 1 लेवल डिटेल आप देख लीजिए। हमारे पास 1436 प्रोविजंस है, 31 रिटर्न्स हैं अलग अलग, और 181 फॉर्म्स है, और 84 रजिस्टर्स है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे। अगर मैं इन चारों नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर जो है वो मैं पकड़ लूंगा, 31 रिटर्न्स जो आपको फाइल करना है, उसके जगह में अगर सिर्फ एक ही रिटर्न आपको फाइल करना है डिजिटली, तो आप सोच लीजिए कि कितना कंप्लायंस बर्डन हट जाएगा आपके टेबल से। सो नंबर 1 बेनिफिट यही है, कंप्लायंस बर्डन जो है फॉर एम्प्लॉयर्स, उसको पहले हम थोड़ा वो हल्का करेंगे, ताकि द परसेंटेज ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स जो अभी 85% है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं क्या, इज द क्वेश्चन। कोविड से पहले आप देखेंगे तो हमारे पास कुछ 4-4.5 करोड़ लोग ही थे जो फॉर्मल वर्कर्स थे। अभी वो नंबर डबल हो गया, 8 करोड़ तक पहुंचे हम बिना लेबर कोड्स का। अभी विद लेबर कोड्स आप सोच लीजिए और कितना हम इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रूट टू प्रॉस्पेरिटी यही है। और जो हम देख रहे हैं आज ये चीजें, पीएफ कंट्रीब्यूशन अभी बढ़ जाएगा, ग्रेचुइटी का टेन्योर कम हो जाएगा एंड ऑल दैट, वो सब छोटी चीजें हैं जो डाउनस्ट्रीम है फ्रॉम दिस। सो टॉप चीजें जो आप कह रहे हैं, नंबर 1 यही है कि द सोशल सिक्योरिटी के एम्बिट में जो वर्कर्स हैं अभी आज की तारीख में जो सिर्फ 8 करोड़ है, उसको बढ़ाना है। दैट इज नंबर 1 बेनिफिट फॉर एम्प्लॉइज। और एम्प्लॉयर्स के लिए कंप्लायंस बर्डन एंड हेंस कंप्लायंस खर्चा जो है वो एलिमिनेट तो नहीं होगा, लेकिन सिग्निफिकेंटली वो हट जाएगा। बिल्कुल। सो दीस आर द टॉप 2 बेनिफिट्स। हाँ, टॉप 2 बेनिफिट्स आपने अच्छी तरीके से बताया बाला सुब्रमण्यम, और जिस तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। लेकिन मेरा सवाल बाला सुब्रमण्यम जी विमेन पे पैरिटी को लेकर है, जो 2025 में और लेबर कोड के द्वारा इससे बताया जा रहा है कि अब पुरुष और महिला को समान वेतन देना होगा। दुर्भाग्य की बात है कि ये बताना पड़ रहा है, लेकिन सौभाग्य की बात है, चलिए बात तो हो रही है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर कितना इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं आप इसका, और साथ ही आप अपनी कंपनी में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, हम अपने कंपनी में भी हम कितना हजारों कस्टमर्स के साथ काम करते हैं, 3.5 लाख करीबन एसोसिएट्स हैं हमारे पास। आज तक एटलीस्ट मैं अपना 6.5 साल का एक्सपीरियंस में टीम लीड में भी एक भी केस नहीं देखा है जहां पे कस्टमर सामने से बोलते हैं कि नहीं ये महिला है, इनको थोड़ा कम दो या ज्यादा दो। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जेंडर न्यूट्रलिटी 100% ग्राउंड लेवल पे है। इट इज जस्ट दैट वो एज अ फॉर्मल लॉ कहीं लिखा नहीं है।
लेकिन इन प्रैक्टिस है 100% है। सो 100% जेंडर न्यूट्रल है, सिर्फ बोलते हैं कि ये मेरा क्राइटेरिया है, फुलफिल करेंगे, इतना सैलरी है, डजंट मैटर जेंडर क्या है, ऐसे ही है। सो ये जो डी फैक्टो और डी जोरे के बीच में जो फर्क है ना, वो अभी ब्रिज हो रहा है बस। डी फैक्टो ग्राउंड लेवल पे पैरिटी है, इट इज जस्ट दैट बाय लॉ अभी इंप्लीमेंट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बोलना पड़ रहा है, अभी बिना बताएंगे तो अभी तो ऐसे ही हो रहा है। ओके, चलिए बाला सुब्रमण्यम जी बहुत बहुत शुक्रिया। और पहले सोच रहा था आपसे अंग्रेज़ी में गुफ्तगू शुरू करूं, और यकीन मानिए एसपी बाला सुब्रमण्यम के बाद इतनी अच्छी हिंदी सुनने वाला या बोलने वाला मुझे आप ही मिले, है ना। थैंक यू जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, यू आर डूइंग वेल, बहुत बहुत अच्छी है हिंदी। थैंक यू। एसपी बाला सुब्रमण्यम मेरे फेवरेट गायक हैं, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस मुद्दे पे बातचीत किया आपने। और आपसे बातचीत करते करते इस बीच निफ्टी रेलो पे आ गया 26,033, यानी जिस चीज़ का डर था वही होता हुआ, और हम एक्सपायरी से ठीक पहले उस ऑप्शन ट्रेजेक्टरी को हिट करते हुए। जरा डायरेक्टर साहब एक बार लेके आइएगा आप जरा निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स को, प्रेशर कहाँ से आ रहा है। लेट्स ब्रिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज निफ्टी के प्रेशर प्रोवाइडर्स में से एक था रिलायंस 1536। रिलायंस कूलिंग ऑफ हो रही है, याद रखिएगा गिरावट नहीं है, कूलिंग ऑफ हो रही है 1536। अभी भी अपने 10 डेमा से लगभग 10 रुपये ऊपर है, तो उसको छोड़ते हैं। M&M लिखा है स्क्रीन पे, M&M ऑटो में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, लेकिन अब थोड़ा सा कोलैप्स होता हुआ 3701। राजेश सतपुते जी आपका टेक क्या है 3701 पे, क्योंकि 10 डेमा तोड़ रहा है, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? विनीत जी देखिए, मुझे लगता है बाजार ओवरऑल ही है थोड़ा सा आप सबड्यूड है मैडम। तो वैसे अगर आप स्ट्रक्चरली देखें तो 3650 मेरे हिसाब से एक इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा जो 20 डीएमआ है। तो करंट लेवल से प्रोबेबली आप कह सकते हैं एक शॉर्ट टर्म सेल अगर किसी ने लिया है तो 3650 ये इसका इमीडिएट टारगेट होगा। स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका ऑब्वियसली 3725 के आसपास रखना चाहिए। थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि काउंटर में स्ट्रेंथ है और सामने एक्सपायरी है, तो देखते हैं। तो अगर शॉर्ट लेना है तो स्टॉप लॉस के साथ करें, जैसे मैंने कहा 3650 इसका टारगेट बन रहा है। कि शॉर्ट लेना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको फिलहाल ये ट्रेड करना होगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा पे फिलहाल ये फ्रेश व्यू ले लिया हमने, लेकिन अब वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल का। गाबा सर है, मानस जी और सोमिल मेहता जी हमारे साथ। गाबा सर बताइए, इस वक्त का टॉप कैश कॉल के लिए कौन सा स्टॉक चुना है आपने? मेरा ध्यान ग्रेविटा पे। ग्रेविटा आप ट्रेड करें 1788 पर, और बहुत ही टाइट स्टॉप लगाएंगे ग्रेविटा पर, मेरे ख्याल से करीब अराउंड 1770 का 1820 पॉसिबल है ग्रेविटा। टॉप कैश कॉल्स में अगर आप देखें तो एक ट्रेड हो गया जनाब प्रकाश सर का, और ग्रेविटा 1787.90 पे ट्रेड करता हुआ लगभग 83 रुपये ऊपर डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। अगला ट्रेड पिक करते हैं ये टॉप कैश कॉल्स में से डॉक्टर साहब मानस। हाँ, मानस का ट्रेड लेते हैं। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए, इथॉस लिमिटेड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अब ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन के बाद इथॉस एक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 2900 2900 रुपए के स्टॉप लॉस से 4100 रुपए 4100 के टारगेट के लिए। पर है 31 और शानदार रैली 2.5% की तेजी के साथ। सोमिल जी, कैश कॉल के लिए आपके पिक? मेरी पिक होगी लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड, और ये स्टॉक में एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, रनिंग ट्रायंगल है, ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में चल रहा है। कुछ समय पहले एक बड़े से रेंज में से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिली थी। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में एक अच्छी रैली देखने में मिल सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 480 पर, टारगेट रहेगा 520। के लेटेंट व्यू पर ये व्यू सोमिल जी का हो गया। कैश कॉल के पिक्स हमने ले लिए हैं। ग्रेविटा, इथॉस और लेटेंट व्यू आए हैं लिस्ट में। जिस तरीके से डिफेंस स्टॉक्स आज टूटा है, और उसकी बात करें, एक बार हैल रख दीजिएगा स्क्रीन पर। काफ़ी प्रेशर उस दुखद घटना के बाद 3-4% आपको आज डाउन दिखेगा, हालांकि निचले स्रोत से रिकवरी दिखाई है। शरद अवस्थी जी, हैल पर आपका व्यू, जिस तरीके से आज ये स्टॉक टूटा, सब मान के चल रहे, थोड़ा सेंटिमेंट खराब हो सकता है, लेकिन क्या ये सही मौका है हैल जैसे काउंटर में हाथ लगाने का इन लेवल्स पर? मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अगर आप पूरे डिफेंस पैक को देखें तो मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग बोट शायद हैल के पास ही है, और हमारी टॉप बेट है डिफेंस स्पेस में। और मेरा मानना है कि वैल्यूएशन वाइज भी बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं है इन वैल्यूएशंस में।
अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल रहे हैं 2 से 2.5 साल का, तो मुझे लगता है हैल एक डिसेंट बेट है यहाँ से भी। जो इवेंट हुआ है वो थोड़ा दुखद है। मुझे लगता है मेन चीज़ है कि पायलट की जान बचा नहीं पाना। लेकिन ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ इस टाइप के चैलेंजेस आते हैं। मेरे हिसाब से कंपनी उस पे वर्क करेगी। बट ये सीवियर सेटबैक है उनके लिए, कैसे वो उसको एड्रेस करते हैं वो देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इसको पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस पॉलिसी में लेना होगा, क्योंकि इस टाइप के चैलेंजेस तो इनको आएंगे। बट ये वैल्यूएशन पे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है हाल में। और लॉन्ग टर्म अगर आपका नजरिया है तो सर्टेनली मुझे लगता है इंडेक्स को यूज करना चाहिए बाई करने। ओके, HL अगर आप देखें तो अब इंट्राडे में काफ़ी सब्सटेंशियल रिकवरी है। इट्स 4476 एज ऑफ नाउ। चलिए अब विषय को थोड़ा सा बदलते हैं, HL से बाहर निकल के आते हैं, बात करते हैं EMS सेगमेंट की, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की और कैपिटल गुड्स की। दरअसल इन दोनों क्षेत्रों में आने वाले FDI, चाइना से, चीन से आने वाले FDI पर सरकार जो है कुछ ढील दे सकती है, शर्तों पर, नियमों पर। क्यों ज़रूरी महसूस हुई ढील देने की और क्या है, आई थिंक एग्जैक्टली पूरा विषय समझते हैं CNBC आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी, थोड़ा सा स्टैट्स क्या कहते हैं इस क्षेत्र को, और कितनी पूंजी की ज़रूरत है, और क्या सरकार ने महसूस किया जिसके चलते ये निर्णय लिया जा सकता है कि कुछ नियमों में ढील दी जाए? देखिए, दरअसल सरकार जिस तरीके से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना चाहती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो या कैपिटल गुड्स हो, यहाँ पे सरकार को लगता है ना सिर्फ हम अपने घरेलू मार्केट को पूरा कर सकते हैं बल्कि एक्सपोर्ट के भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। इसलिए सरकार इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो पूंजी की दिक्कतें हैं उसे दूर करना चाहती है। आपको याद होगा कि 2020 में सरकार ने एक प्रेस नोट 3 लाया था जिसमें ये कहा था कि भारत की सीमा से सटे हुए जो देश हैं वहाँ से जो भी FDI आएंगे उसकी गहन जाँच की जाएगी। हालांकि उसका असली निशाना जो चीन था। अब जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार इस प्रेस नोट 3 में ढील देने की तैयारी कर रही है, और ढील देने के लिए एक कैबिनेट नोट तैयार कर लिया गया है, और कैबिनेट नोट के उन प्रस्तावों पर संबंधित मंत्रालयों से सलाह मशविरा किया जा रहा है, और सलाह मशविरा होने के बाद बहुत जल्द इस प्रस्ताव को कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। अब जब मंजूरी मिल जाएगी तो 2 बड़े फायदे होंगे। ऐसे सेक्टर, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और कैपिटल गुड्स सेक्टर, इन दोनों सेक्टर में अगर चीन से FDI आएगा तो उसकी गहन जाँच नहीं की जाएगी। इसमें सीमा होगी 49% तक, यानी 49% तक FDI किसी ऐसी कंपनी में आता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बनाती हो या फिर कैपिटल गुड्स बनाती हो, तो सरकार उसकी गहन जांच नहीं की जाएगी। इस बात का प्रावधान यहाँ पे किया जा रहा है जो कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार किया है उसके हिसाब से। इतना ही नहीं, वहाँ पे सरकार बेनिफिशियल ऑनरशिप की जो परिभाषा है उसको भी आसान करने जाएगी ताकि इसमें शर्त FDI आना आसान हो। बेनिफिशियल ऑनरशिप की परिभाषा जो है PMLA के तहत इसको तय किया जाएगा, जिसमें प्रिवेंटेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके तहत बेनिफिशियल ऑनरशिप की परिभाषा तय की जाएगी। तो ये एक 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों के साथ सरकार कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार कर लिया है और बहुत जल्द इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। तो 2 सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और कैपिटल गुड्स सेक्टर, जहां चीन से FDI का इंतजार कर रहे हैं जो कंपनियां, उनके लिए एक राहत की खबर है। बिल्कुल राहत की खबर है फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स, EMS स्पेस और कैपिटल गुड्स को स्पेस को लेकर। हालांकि क्योंकि मार्केट थोड़ा वाव परफॉर्म नहीं कर रहा है इसलिए स्टॉक थोड़ा आपको नीचे ही दिखेंगे कारोबार करते हुए। लेकिन लक्ष्मण जी, एक और बड़ी खबर, जो शीतकालीन सत्र है हमारा 1 से 19 दिसंबर के बीच होगा और इस विंटर सेशन में सरकार का रिफॉर्म पर फोकस होगा, ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। अहम बिल कौन से पारित हो सकते हैं? आपको क्या डिटेल्स मिले हैं, क्या अपडेट्स मिले हैं? देखिए, जैसा कि हमने पहले बताया था आपको, बिहार चुनाव में जिस तरीके से प्रचंड जीत हुई है, सरकार रिफॉर्म के मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ना चाहती है। इसका सीधा सा उदाहरण या सीधा सा मिसाल ये है कि अभी सरकार ने 4 लेबर कोड को नोटिफाई किया जिसको लागू किया है। अपने आप रिफॉर्म की तरफ एक बड़ा कदम था। अगला बड़ा कदम आपको 1 दिसंबर से देखने को मिलेगा, यानी अगले हफ्ते से, जब यहाँ पे संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा। संसद के शीतकालीन सत्र में वैसे तो 10 बिल सरकार लिस्ट की है जिसको इस सत्र में पेश किया जाएगा और पारित भी कराया जाएगा, लेकिन उस 10 बिल में 2-3 बिल जो है बहुत महत्वपूर्ण है जिसका लंबे समय से इंतजार मार्केट को था या फिर आर्थिक मोर्चे पर रिफॉर्म के लिए था। इसमें से एक है इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल। इस इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल जो है उस बिल को सरकार पारित करने की लिस्ट की है। इसमें 3 खास बातें होंगी। इंश्योरेंस सेक्टर में जो FDI यानी विदेशी
100% करने की का प्रावधान है इस बिल के जरिए। इसके जरूरी प्रावधान में बदलाव किया जाएगा। पेड अप कैपिटल जो इंश्योरेंस सेक्टर की जरूरत होती है उसकी सीमा सरकार बढ़ाएगी। और तीसरी चीज, कंपोजिट लाइसेंस के लिए खास प्रावधान यहाँ पे किया जा रहा है जो कि पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ा बदलाव लाएगा। आम लोगों तक इंश्योरेंस ज्यादा आसानी से आसान शर्तों पर सस्ते में पहुंच सके, ये सरकार सुनिश्चित करना चाहती है। दूसरा जो एक, हालांकि इस बिल में बताऊं कि सिर्फ इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल नहीं होगा, LIC एक्ट को बदला जाएगा, IRDA एक्ट को बदला जाएगा ताकि उन संबंधित कानूनों में ही बदलाव किया जा सके। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिल इस संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार पारित करना चाहेगी वह है परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025। इसमें क्या होगा, परमाणु ऊर्जा सेक्टर में, जो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी काफी ज्यादा बढ़ाई जाएगी ताकि पावर सेक्टर, खासतौर से न्यूक्लियर पावर सेक्टर में ज्यादा निजी भागीदारी आ सके। इन सब के अलावा सिक्योरिटीज मार्केट कोड्स बिल 2025 सरकार लाना चाहते हैं जिसमें सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज एक्ट और डिपॉजिटरी एक्ट को मिलाकर के एक कॉमन कोड बनाया जाएगा। तो इस तरह के कई सारे बिल हैं जो बाजार के लिए और आर्थिक मोर्चे पर रिफॉर्म के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसको संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार पारित करने की कोशिश करेगी और इसका जो एजेंडा तैयार किया गया उसमें 10 ऐसे बिल शामिल किए गए हैं। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए और इस सारी खबर देने के लिए। संसद के इस सत्र में कौन कौन से बिल पास हो सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निफ्टी ने अभी अभी इस गुफ्तगू के दौरान जब हम लक्ष्मण जी से बातचीत कर रहे थे डेलो क्रिएट किया, वही करीब 26,020 का, इट्स नाउ 34। तो अपने दोनों एजेस को निफ्टी टेस्ट कर चुका है और निफ्टी बैंक ने अपनी वो जो बढ़त थी उसको काफ़ी कम किया है। और सप्लाई जोन जो कि शुक्रवार के हाई और गुरुवार के ट्रेड जोन के बीच में था, वहीं से सप्लाई आती हुई। अब हम कुछ धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड्स पिक करते हैं। 3 ऑप्शन ट्रेड आएंगे। शिल्पा जी, मानस जी और राजेश जी ये ट्रेड देंगे। शिल्पा जी, क्या पिक कर रही हैं आप? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, यहाँ पे PNB हाउसिंग फाइनेंस पे पुट पे रिकमेंडेशन है 860 पुट दिसंबर का, जो रफली 21 रुपए में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 15 का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 28 का। अगर ये और भी फिसलता है टुवर्ड्स 820 तो ये ऑप्शन आपको टुवर्ड्स 35 पे मूव करते हुए दिखेगा। PNB हाउसिंग फाइनेंस का 860 का आपको पुट लेना है। ये धमाकेदार ऑप्शन के लिए शिल्पा जी की पिक हो गई। मानस जी, आपकी पिक? तो देखिए शेर जी, IRFC के पुट पे खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि IRFC में देखें तो एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 117 रुपए 50 पैसे पे एक सपोर्ट था जिसको स्टॉक ने ब्रेक किया है। लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड ऑलरेडी बना हुआ है। तो 115 वाला पुट ऑप्शन दिसंबर मंथ का, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 2 रुपए 45 पैसे के आसपास चल रहा है। 1 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है और 3 रुपए 50 पैसे के टारगेट सेट करने हैं। ओके, IRFC की यहाँ पर पुट दिसंबर 115 की। अब राजेश पुत्र जी ये बात चलते हैं। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी देखिए, मैं टेक महिंद्रा का कॉल यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। मुझे लगता है स्ट्रेंथ के साथ ये खड़ा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है। 1495 चल रहा है तो हम जो कॉल बाय करेंगे वो 1500 का, यानी ATM कॉल बाय करेंगे जो करीबन 44 है, तो ये 40 का ऊपर का बाय रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा करीबन आप कह सकते हैं 34 का। 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्विंग का अगर टारगेट लेना है तो आई थिंक इट शुड बी 60 प्लस। सो टेक महिंद्रा का 1500 का कॉल ऑप्शन बाय करें अबव 40। चलिए साहब, टेक महिंद्रा की कॉल 1500 की। और इस बीच ट्रेड्स पूरे हो गए। आई मीन यहाँ पर ऑप्शंस के ट्रेड। हमारे साथ इस बीच एक्सिस सिक्योरिटीज राजेश पालवे जुड़ चुके हैं। अब कहने को इस कार्यक्रम में 2 राजेश हो गए जनाब, और हम ढीलों पर हैं। बड़ी बेइंसाफ़ी है ये, पर फिर भी राजेश पालवे जी, आपकी कॉल क्या है? वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। और शॉर्ट साइड का ट्रेड यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, और उसमें ओबेरॉय रियल्टी का स्ट्रक्चर हमें लगता है कि वीक हो चुका है, और जिस तरीके से अब डे लो की तरफ ट्रेड कर रहा है तो दिसंबर सीरीज का फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह है। 1611 के आसपास ट्रेड कर रहा है ओबेरॉय रियल्टी। डाउन साइड में टारगेट हमें लगता है इसमें 1590 1580 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1628 के आसपास। पालवे जी, एक बार दोहराएंगे कौन सा स्टॉक आपने अभी जिक्र किया? श्रेया जी, ओबेरॉय रियल्टी। ओबेरॉय रियल्टी, यहाँ पर क्या कॉल बिकवाली की राय आपकी ओबेरॉय रियल्टी पर? जी बिल्कुल, फ्यूचर में शॉर्ट करना है 1580 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस होगा करीब 1628 का।
1628 का स्टॉप लॉस, 1580 का नीचे का टारगेट। ओवरऑल रियल्टी, पूरा रियल्टी स्पेस अगर आप देखें तो वीक हो रहा है और निफ्टी ने जैसे कि अभी जस्ट जिक्र किया हमने 26,018 का लो लगाया। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट रखेंगे स्क्रीन पे, कौन सा सेक्टर या फिर स्टॉक अगर आप देखें जो ड्रैग कर रहा है और प्रेशर बना रहा है मार्केट पे? रिलायंस उसमें सबसे पहले, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन गिरावट में रिलायंस की तरफ से। महिंद्रा डिस्कस कर रहे थे, आईटीसी और जेएसडब्ल्यू स्टील भी। एक बार आईटीसी रखिएगा स्क्रीन पर, और जहां कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया था सुबह सुबह हम डिस्कस कर रहे थे, वही बाकी पूरे मार्केट इंट्राडे में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फेरबदल देखने को मिल रहा है। आईटीसी काफ़ी कमज़ोर स्टॉक रहा है राजेश सातपुते जी, पूरे एफएमसीजी पैक्स अगर हम देखें तो आईटीसी सबसे ज़्यादा कमज़ोर। अब इन लेवल्स पर 404 के लेवल पर क्या राय होगी? जिनके पास है उनको क्या सलाह, और 404 के लेवल पे जो फ्रेश लेना चाहते हैं क्या उनको हिदायत होगी इस लेवल पे लेने की, या फिर अभी स्ट्रिक्टली अवॉइड है? देखिए श्रेया, वैसा अवॉइड अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली अवॉइड रहेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मध्यम अवधि के हिसाब से सोचे तो आईटी से अगर आप चार्ट देखें तो लगता है कि 400 के आसपास का यहाँ पे एक बेस बनता है। हम जो चैनल की बात करते हैं या ट्रेंड लाइन सपोर्ट की बात करते हैं वो 400 के आसपास है, 1-2 रुपए इधर उधर पकड़ के चले। तो जब तक ये 400 का लेवल इंटैक्ट है तब तक आईटीसी में मुझे दिक्कत नहीं लगती है। ऑन द कॉन्ट्री मुझे लगता है 400 के ऊपर का ये बाय इंटैक्ट रहेगा, 390 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। अगर यहाँ से चलता है तो 420 425 तक का एक स्विंग मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रोबेबली कुछ ट्रिगर की जरूरत है। लेकिन फिलहाल तो ये कंसोलिडेशन है, बट दैट इज अबव 400, तो 400 के ऊपर बायस पॉजिटिव रखे, पोजीशन है तो 390 का स्टॉप लॉस। ओके, पोजीशन है तो 390 का स्टॉप लॉस रखें और 400 के ऊपर पॉजिटिव साइड ही फिलहाल आईटीसी को लेकर है। अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर एड्रेस कर लेते हैं। सरकार जल्द एक नई उड़ान स्कीम लाने जा रही है और मकसद है अगले 10 साल में देश के 100 से ज़्यादा डेस्टिनेशन को हवाई यातायात से जोड़ना। ये स्कीम अभी की स्कीम के मुकाबले कहीं ज़्यादा बड़ी होगी। और क्या है इस उड़ान स्कीम में कुछ नया, ये सब कुछ समझते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी, एक बहुत बड़ी स्कीम बन रही है एविएशन सेक्टर के लिए। इसकी घोषणा पिछले बजट में की गई थी और अब इसका ड्राफ्ट रेडी हो चुका है, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी के पास है और यहाँ से अगर मंजूर मिलती है तो फिर ये कैबिनेट के लिए भेजा जाएगा। मॉडिफाइड उड़ान अगले 10 साल के लिए होगी। इसका जो कुल बजट है लगभग 25 से 30 हज़ार करोड़ 10 साल के लिए हो सकता है। जो पिछले 10 साल में सरकार ने खर्च किया स्कीम पे वो लगभग 9,000 करोड़ थे, तो इससे काफी ज्यादा बड़ी स्कीम है। जो लक्ष्य है 120 ऐसे एयरपोर्ट्स को जोड़ना जहां अभी या तो उड़ानें नहीं है या काफी कम उड़ानें हैं, और 4 करोड़ नए लोगों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का इसका लक्ष्य रखा गया है। जो मेजर इसका आवंटन है वो 2 चीजों पे होगा, एक एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और दूसरा वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी उन इलाकों में जहां अभी उड़ानें नहीं है, उन अगर जो एयरलाइंस वहां पे उड़ानें शुरू करना चाहती हैं। तो अभी के मुकाबले काफी ज्यादा आसान शर्तें होंगी। अभी सब्सिडी 3 साल के लिए मिलती है, इसे रिलैक्स किया जा सकता है। साथ ही अभी अगर कहीं उड़ान बंद हो जाती है तो उसे रीबिड करने में समय लगता है, तो यहाँ पे भी रिलैक्सेशन दी जा सकती है और जल्दी रीबिडिंग की कोशिश की जा सकती है। साथ ही जो पूरा फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि अब सिर्फ अभी फिलहाल जो लेवी लगती है, लेवी के आधार पर वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाती है। अब नए स्कीम में सरकार अपनी तरफ से बजटरी एलोकेशन भी कर सकती है और अगले 1-2 महीने में इसका जो है ड्राफ्ट जो है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। चलिए, शुक्रिया रोहन इस पूरी चर्चा के लिए। और नई उड़ान स्कीम में क्या होगा अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर, उस पर थोड़ी बातचीत करने के लिए। खैर देखिए, अब मैं थोड़ा सा इस खबर से निकल के उस खबर की तरफ बढ़ता हूं जो कि हमारे आखिरी के आधे घंटे के ट्रेड पैटर्न को थोड़ा सा प्रभावित करेगी। दरअसल MSCI ग्लोबल सेक्टर इंडेक्स में आज रिबैलेंसिंग होगी। आखिरी के आधे घंटे में 3:30 तक आप उसका इम्पैक्ट देखेंगे, लेकिन कितना इन्फ्लो होगा, किन किन स्ट्रक्चर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आइए आशीष से समझते हैं इस पूरी खबर को। आशीष बताइए। देखिए, तकरीबन $20 करोड़ के आसपास के नेट इनफ्लोज आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और आज की क्लोजिंग, जैसे कि आपने बताया कि 3 से 3:30 बजे ये एक्शन वाला पीरियड देखने को मिल सकता है। अब दरअसल जितने भी चेंजेस हैं सब एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, लेकिन बताना ज़रूरी है। सबसे पहले इंक्लूजन वाली जो लिस्ट है वो आपके सामने रखता हूँ। इसमें आप देखें तो फोर्टिस हेल्थ केयर है, 3750 करोड़ के इन्फ्लोज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पेटीएम, ये स्टॉक काफ़ी चला हुआ है, 3600 करोड़ के आसपास है। GE वर्नोवा TND आज भी स्टॉक में एक्शन नजर आ रहा है, 3000 करोड़ के आसपास के इन्फ्लोज है। और सीमेंस एनर्जी, इसके तो नतीजा आने वाकी है, 2200 करोड़ के इन्फ्लोज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये तो एंट्री वाले स्टॉक है इंडेक्स में, लेकिन एग्जिट के लिहाज से देखें जो MSCI इंडेक्स से बाहर हो रहे हैं, इनमें एक टाटा एलेक्सा है जिसमें 1400 करोड़ के आउटफ्लोज आपको देखने को मिल सकते हैं। कॉन्कोर भी जिसमें 1300 करोड़ के आसपास के आउटफ्लोज है। लेकिन बड़ी बात है कि नेट आप देखें तो $20 करोड़ के इन्फ्लोज भारतीय बाजारों में आएंगे।
ओके, एमएससीआई इंडेक्स को लेकर ये जो अपडेट है ये आशीष की तरफ से आपने समझी। शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। 3 से 3:30 के बजे बीच में एडजस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन कुछ और स्टॉक्स की बात कर रहे हैं जहां पर थोड़ा प्रेशर फिलहाल देखने को मिल रहा है, और रियल्टी स्पेस एक बार लेकर आए। काफ़ी प्रेशर इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, जहां कुछ स्टॉक, ज़्यादातर स्टॉक्स डेंट मार दे रहे हैं। उसमें शामिल है प्रेस्टीज, ब्रिगेड, ओबरॉय रियल्टी। अभी राजेश पालवे जी ने सुझाया। राजेश पालवे जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे 2.5% नीचे आज के सत्र में। यहाँ पर भी अगर कोई ट्रेड लेना हो तो क्या वो शॉर्ट साइड का ही होगा? तो बिल्कुल श्रेया जी, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरे रियल एस्टेट स्पेस में ही एक प्रेशर यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। डीएलएफ, लोडा, ओबेरॉयल, गोदरेज सभी स्टॉक्स डे लो की तरफ ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर यहाँ देखें तो स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे डिसाइसिवली ब्रेकडाउन ऑलरेडी यहाँ पे आते हुए दिखा है, और हमें लगता है जिस तरीके का ब्रेकडाउन हुआ है ये स्टॉक में फर्दर डाउन मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, और स्टॉक में लोअर साइड पे 2000 तक की डाउन साइड ओपन होते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। 2085 का स्टॉप लॉस रखना होगा दिसंबर सीरीज में, और डाउन साइड के टारगेट होंगे करीब 2020 और 2000 तक। हो गया, तो यहाँ पर भी एक सेल साइड की ट्रेड ही ले सकते हैं आप गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में। चलिए अब 4 का चौका की भी शुरुआत कर लेते हैं। सस्ता ऑप्शन लेंगे हम शिल्पा राउत जी से, एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलेंगे राजेश सातपुते जी के पास। चार्ट का चमत्कार के लिए हमारे पास सोमल मेहता जी, और मिड कैप फंडा शरद अवस्थी से जानेंगे। बताइए सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी क्या चुना आपने? श्रेया, यहाँ पे गेल के पुट में रिकमेंडेशन है 175 पुट ऑप्शन, जो रफली ₹1.80 में ट्रेड कर रहा है। इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 60 पैसे का रखिए, और यहाँ पे टारगेट्स सुबह 4 से लेके 5 तक ओपन है, और ये सेम कॉल हमने सेम लेवल्स पे रेकमेंड किया है प्रभुदास लीलाधर। गेल 180-130 पे ट्रेड करता हुआ यहाँ पे कॉल आपकी आज की पहला सस्ता ऑप्शन ट्रेड। विवरण कुछ देर में आएगा, दोबारा एक बार स्क्रीन पे रखूंगा। राजेश पालू जी से चलते हैं, एफएनओ सुपरस्टार पिक करते हैं। राजेश जी आप क्या पिक कर रहे हैं? शानदार। आज राजेश पालू जी ने भी म्यूट बटन का इस्तेमाल किया। मैंने लिया क्या राजेश जी? वीरेंद्र जी, एक टेलीफोन कॉल आ गया था तो इसलिए म्यूट बटन दब गया। ओके, तो टाटा स्टील पे शॉर्ट करने की सलाह है वीरेंद्र जी। यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक हो चुका है। अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे 3rd कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक लोअर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। स्टॉक ने अपने नियर टर्म चार्ट पे 20-50 डे मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन यहाँ पे आते हुए दिखा है। तो दिसंबर सीरीज में शॉर्ट करने की सलाह है। डाउन साइड के टारगेट होंगे करीब 160 की तरफ। शॉर्ट करने के लिए स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 170 के आसपास। ओके, टाटा स्टील फ्यूचर्स में बिकवा लेके रहे दोनों सस्ता ऑप्शन, और एफएनओ सुपरस्टार सेल साइड की शॉर्ट साइड की ट्रेड आई है। चार्ट के चमत्कार के लिए सोमिल जी आपने क्या चुना है? मैंने चुना है ऑन द बाई साइड यूनाइटेड स्पिरिट्स, और यूनाइटेड स्पिरिट्स अभी 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। जो कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं, मुझे लगता है ये ऊपर की तरफ टूटेगा। इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है ऑन द वीकली चार्ट्स, मंथली चार्ट्स। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ऑन द मीडियम टर्म आउटलुक। स्टॉप लॉस रखेंगे 1390 पर, और टारगेट रहेगा 1520। ओके, टाटा यूनाइटेड स्पिरिट्स, टाटा स्टील के बाद 1430 पे आपकी बाय कॉल। 1-2 दिन से ये स्टॉक जो है ना वो बाइंग विटनेस कर रहा है। अब आखिरी ट्रेड पिक करते हैं आज का मिड कैप फंड शरद अवस्थी जी से। शरद जी आप क्या पिक कर रहे हैं? सिग्नेचर ग्लोबल हमारा मिड कैप फंडा होगा। कंपनी एनसीआर रीजन में रियल एस्टेट की जानी मानी कंपनी है। एमआईजी एलआईजी सेगमेंट को, एचआईजी सेगमेंट को फोकस कर रही है। रिसेंटली जो यूनिट प्राइस है वो भी आप अगर देखें तो उसमें 30-35% का इजाफा हुआ है, और हमें लगता है आने वाले समय में भी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट यहाँ पे और देखने को मिलनी चाहिए। 10 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास का अंडर डेवलपमेंट लैंड है, और जैसे जैसे वो प्ले आउट होता है अगले साल, 1.5 साल 2 साल में, हमें लगता है ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और जैसा भी आप लोग भी बात कर रहे थे कि रियल एस्टेट में भी थोड़ा सोम्बर है, तो काफी बढ़िया एंट्री पॉइंट मिल रहा है अक्रॉस द बोर्ड। सिग्नेचर ग्लोबल भी उसी तेज पे, तो हमें लगता है अगले साल की अर्निंग 55 रुपए के आसपास आसानी से आ जानी चाहिए, और 30-35 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 1600 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से सिग्नेचर ग्लोबल।
आप लोगों की कॉल्स देख के ना सौमिल जी और शरद जी लग रहा है कि अब नया साल आने वाला है ना, न्यू ईयर इज क्लोज, दिसंबर के महीने में जाने वाले ना हम, है सिग्नेचर ग्लोबल, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ऐसा लग रहा है लॉन्ग कॉल सिर्फ यहीं पर ही है। 4 ट्रेड्स पिक किया हमने, सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी ने गेल की पुट पिक की, और गेल वाकई पिछले 4-5 सेशन से डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा है, और अब 175 की पुट 5 का लक्ष्य 2-6 पे ट्रेड करते हुए। राजेश पालवी जी ने एफएनओ सुपरस्टार पिक किया, ट्रेड रहा इनका आपकी स्क्रीन पे आएगा। आज का एफएनओ सुपरस्टार स्टील सेल 162-160 के लक्ष्य के लिए। सौमिल जी ने पिक किया 4 का चमत्कार यूएसएल, और शरद अवस्थी जी ने मिड कैप फंड पिक किया सिग्नेचर ग्लोबल। और अच्छा देखिए, ऑन सीरियस नोट, अभी तो खैर मैं मजाक कर रहा था, 2 ऐसे स्पेस थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा बना के दिया और फर्म, एक था आपका हेल्थ केयर में हॉस्पिटल स्टॉक्स, जो सबसे वाइल्ड मूव देखे गया, दैट एंटायर मूव मेरे ख्याल से 2020 शुरू हुआ था 2025 तक। अब पहली बार प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, बट स्टिल रेडिको खेतान, सिग्नेचर ग्लोबल, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, ये सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर हैं बीते 5 साल की। मैं सब आपको उदाहरण बताता हूँ। मार्च 2020 में रेडिको का भाव था 275 रुपये, अभी 2 रोज पहले ये हाई लगा के आया 3577 का। तो सिर्फ मतलब लाइटर अंदाज में नहीं, ये वाकई बड़े वेल्थ क्रिएटर है। बस ये इंट्राडे में प्राइस परफॉर्मेंस ऐसी रही है। खैर, निफ्टी करीब 26,039 रेंज को रिस्पेक्ट देता हुआ 26,020 का लो लगा के आया, अब करीब 26,050 पे ट्रेड कर रहा है। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद मिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ होंगे आज देवेंद्र चौकसी, उनसे करेंगे गुफ्तगू शुरू। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से कार्यक्रम में स्वागत। अच्छा, एक कहीं मेरी भाषा शैली से आपको ये ना लग गया हो कि सिग्नेचर को मैं लाइटर नोट में उस पर ले रहा था। इट्स अ रियल स्टेट कंपनी, लेकिन मैं एक पूरे सेक्टर को रख रहा था स्क्रीन पे। शेयर ने मुझे भी मैसेज किया कि सर वो जो सिग्नेचर ग्लोबल है क्या वो, तो वो नहीं श्रेय, ऐसा नहीं है। सिग्नेचर ग्लोबल की मैनेजमेंट से तो हम यहाँ पे बातचीत करते रहते हैं कई बार। दिल्ली बेस्ड कंपनी है, द्वारका जो पूरा है ना, वो सिग्नेचर का ही है। मुझे बाद में आवाज समझ आ गया सर मुझे। मुझे बाद में एहसास हुआ इस बात का। खैर चलिए, अब एक काम करते हैं, देवेंद्र चौकसी जी से बात करते हैं। आज के बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये ऑल टाइम हाई के नज़दीक जाके थोड़ी बहुत टर्बुलेंस, और बीते 3-4 दिन में जिस शब्द ने हमको थोड़ा प्रभावित किया है वो रहा आपका AI बबल। आई थिंक ये शब्द जो है वो यूएस मार्केट को थोड़ा ट्रबल तो कर रहा है, पर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम थोड़ी परसिस्ट करेगी, और जो यूएस मार्केट का पिछले 3-4 दिन में इंडियन मार्केट से प्रभाव पड़ा है उसको आप कैसे रीड करेंगे देवेंद्र इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। मैं एक चीज के ऊपर ध्यान देता हूँ कि यूएस मार्केट के अंदर जो प्लेयर्स है, जिसको हम मैग्निफिसेंट 9 जो बोलते हैं, मेटा टू अल्फाबेट, एप्पल, अमेजॉन, टेस्ला, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 23 या 24 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, आउट ऑफ द टोटल मार्केट कैप ऑफ अराउंड 68-69 ट्रिलियन डॉलर्स। सो ऑलमोस्ट 1/3 मार्केट कैप उनके पास है, 2/3 मार्केट कैप बैलेंस 491 कंपनी के पास है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा वैल्यूएशन का स्ट्रेच जरूर है, मैं मानता हूँ। मे बी सम ऑफ द अंडरलाइंग कंपनीज आल्सो मे हैव लिटिल स्ट्रेच इन द वैल्यूएशन, परंतु उनके ये कंपनी के जो कारोबार है, जो बिजनेस मॉडल है, जो हिसाब से हम ये कंपनी को आगे बढ़ते देख रहे हैं, उनके अंदर ग्रोथ अच्छा चल रहा है। दैट इज वन पॉइंट। वैल्यूएशन महंगे बट ग्रोथ अच्छा चल रहा है। दैट्स वन पॉइंट आई थिंक व्हिच यू मस्ट मेक। एज कंपेयर टू इंडिया मार्केट, आई थिंक द एआई जो हमारे पास शुरुआत हुई है, मैं ऐसा समझता हूँ कि इंडिया इज अ चैंपियन ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट। हमारे पास सबसे बड़ी जो प्रभाविता है वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट की है। We create some of the successful most application, जैसे UPI है, जैसे ONDC है। ये सब जो एप्लीकेशन जो है हमारे देश के अंदर हम लोग बनाते हैं, उसके अंदर एक वैल्यूएशन बहुत अच्छा मिलता है, बिकॉज आई थिंक वो बिजनेस के अंदर हम जोड़ जाते हैं उसके साथ। सिमिलरली जो कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट है थ्रू द यूज ऑफ AI, इट इज जस्ट अ बिगिनिंग। सो मेरा ऐसा मानना है कि AI वैल्यूएशन वाइज आई थिंक पहले वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर थोड़ा स्ट्रेच है, इंडिया के अंदर शुरुआत है।
maybe Indian IT companies are now adapting to AI, and fortunately they are not as expensively quoted as some of the Western peers are quoting. So मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल ग्रोथ का प्रोग्राम हमारे वहाँ अभी भी बहुत प्रॉमिसिंग है, and that's where probably I think our eyes and ears should be kept open. Likely एक opportunity जब मिलती है वो स्पॉट करने के लिए, we remain relatively more bullish about the prospects going forward than otherwise. ओके चलिए, तो ये एक आईटी पे इम्पैक्ट, आईटी पे समझ लिया हमने थोड़ा सा, और यूएस मार्केट का थोड़ा सा एक्सेंस देने की कोशिश भी करी। अच्छा देवेंद्र जी, ट्रेडिंग पैटर्न के अनुसार अगर आप देखें तो एक सब्सटेंशियल मूव के बाद पीएसयूज के अब प्राइवेट बैंक्स में कुछ बाइंग एफर्ट्स विजिबल हैं। इस बार लीड किया एक्सिस बैंक ने, एचडीएफसी बैंक इज अबाउट 1000 नाउ। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आपके प्रिफर्ड क्या है इस वक्त, क्या चीज़ करना चाहेंगे आप? See, excellent opportunity, particularly in those companies के जहाँ पे fintech के माध्यम से आप लोन डिसबर्स कर रहे हो, be it in a consumer space or be it in a corporate space, कि जहाँ पे आप fintech यूज करके, AI यूज करके लोन डिसबर्स कर रहे हो, उनके लिए ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से संभावित है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट क्वार्टर के आप नतीजे देखें तो हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस के अंदर सम ऑफ द बैंक्स हैव एक्चुअली रिपोर्टेड सिंगल डिजिट ग्रोथ. Bajaj Housing Finance has reported double-digit growth in the sense that I think they are about 20%. That means 3 times more growth than their peers in the normal space. मैं ऐसा समझता हूँ कि जो कंपनियां रिटेल लेंडिंग के अंदर, जो कंपनियां कॉर्पोरेट एसएमई एमएसएमई लेंडिंग के अंदर, या इवन फॉर दैट मैटर निश सेगमेंट लाइक आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस के अंदर जो कंपनियां, एक एडवांटेज उनको ये मिलता है कि वो टेक्नोलॉजी यूज करती है, तो शायद उनके लिए दो आउटकम संभावित है। एक, they would be disbursing loan faster compared to their peers, which is giving them the market advantage. The second part is that their non-performing asset ratio will remain low, largely because they are more calibrated in disbursing the loan. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि I think use of technology in the private banking space, in the NBFC space, is giving a distinct edge to some of these companies, and that is where your focus should be. Yes, you are right. I think अगर यहाँ से एक अच्छा ग्रोथ मिलना चाहिए, अगर निफ्टी 30,000 का होता है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंक्लूडेड should be participating big time into this particular growth story. I will not be surprised if we get 15 to 20% upside in some of these banks in a course of around 12 to 15 months from now. ओके, इंटरेस्टिंग देवेंद्र जी। गुड आफ्टरनून। हमने यूएस मार्केट्स पे बात की, हमने सेक्टर स्पेसिफिक बात किया बैंक्स, फाइनेंशियल सोसाइटी स्पेस को लेकर, लेकिन मेरा सवाल आपसे भारतीय बाजार को लेकर है। हमने 2 बड़े इवेंट्स देख लिए, बिहार इलेक्शन रिजल्ट देख लिया, हमने Q2 रिजल्ट्स देख लिया। अब आने वाले जो ट्रिगर्स हैं, जैसे ट्रेड डील हो गई, Q3 Q4, हालांकि कुछ कदम बढ़ाए गए हैं ट्रेड डील को लेकर, ऐसे मूड माहौल में भारतीय बाजार की स्थिति कहाँ देखते हैं आप देवेंद्र जी, कहाँ खड़ा है? और नेक्स्ट टारगेट, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं इंडियन मार्केट्स को लेकर, तो निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? I think overall, I think movement in the market is definitely positive. एक तरफ higher amount of surplus income in hands of individuals, क्योंकि अगर आप फैमिली ऑफ 4 हो और आपकी 12 लाख की इनकम टैक्स एग्जम्प्ट है, तो दैट मींस के फैमिली ऑफ 4 को थियोरेटिकली आई थिंक आप 50 लाख की टैक्स इनकम एग्जम्प्ट दे रहे हो। दैट मनी इज आइदर गोइंग फॉर कंजम्पशन और दैट मनी इज आइदर गोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए आता है तो आपका जो एसआईपी का कार्यक्रम है जो 30,000 करोड़ के आसपास पहुंचा है मंथली, दैट कैन पॉसिबली ग्रो अप टू 32 to 33,000 crores आई थिंक इन अ शॉर्ट पीरियड फ्रॉम नाउ। तो ये पॉजिटिव गिना जाना चाहिए बिकॉज मोर मनी इज कमिंग इनटू इन्वेस्टमेंट मार्केट। अगर ये फंड्स आई थिंक डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के माध्यम से मार्केट में जाते हैं तो शायद अगेन आई थिंक दिस गिव्स अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज बिकॉज यहाँ पे टैक्स रेट कम करने के साथ में कंजम्पशन बढ़ा है, तो गवर्नमेंट विल कलेक्ट मोर अमाउंट ऑफ मनी बाय जीएसटी ऑन अ लोअर टैक्स रेट which will again go well for the spending that the government is doing in the economy. So we are relatively more confident about the growth prospect going forward because of the surplus capital available in the hands of people for spending. More discretionary, non-discretionary spending का प्रभाव जो है वो आपको second half of the financial year के अंदर corporate sector का earnings के अंदर देखने मिलेगा। दूसरी तरफ RBI रेट घटा सकती है, अगर रेट घटाती है liability side कॉस्ट आपकी कम आती है तो बैंकिंग क्षेत्र के माध्यम से भी आप देखें तो मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा बनना चाहिए।
वी आर रिलेटिवली मोर कॉन्फिडेंट कि यहाँ से निफ्टी की जो जर्नी है 30,000 की, वो शायद आप अगले 12 महीने के अंदर देख पाओगे. मे बी मार्केट का सरप्राइज इज अहेड ऑफ 12 months. So that is a good possibility. Positive, and you are sounding positive on निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एज वेल. लेकिन आज के सत्र में देखिए निफ्टी एकदम से टूटा और 25,955 का अब इसका निचला स्तर 25,963 पे कर रहा है कारोबार. 105 अंक नीचे अब निफ्टी दिन के निचले स्तर पर. बैंक निफ्टी भी रखिए एक बार स्क्रीन पर, इन रेड आया. फिर यहाँ पे कोशिश मशक्क़त यहाँ पे निफ्टी बैंक में भी जारी, लेकिन ओवरऑल मूड माहौल थोड़ा ख़राब हो गया है अभी फ़िलहाल मार्केट्स का, और ब्रेथ काफ़ी ख़राब, डिक्लाइंस के फेवर में मार्केट अभी जाता हुआ. देवेंद्र जी, ओवरऑल मार्केट पर हमने बात की, सेक्टर स्पेसिफिक भी हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली दो स्पेसेस की जिसने 2025 में काफ़ी योगदान दिया है, एक है कैपिटल मार्केट स्पेस, दूसरा डिफेंस स्पेस. हाल की जो दुखद घटना हुई इससे आज थोड़ा डिफेंस स्पेस कमज़ोर दिखेगा, कैपिटल मार्केट्स में भी उतार चढ़ाव है. ये दो स्पेस 2000 आने वाले क्वार्टर्स के लिए और 2026-27 के लिए कैसे देखते हैं आप? क्या जिस तरीके से पैसे बने हैं पिछले कुछ महीनों में, वैसे ही डिफेंस और कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे? I think the reality checks in now, क्योंकि अगर आप डिफेंस सेक्टर की बात करते हो तो करीबन आपकी इकोनॉमी 10%, 7.5% नॉमिनल जीडीपी पे ग्रो हो रही है. डिफेंस का जो बजट है, जो हिसाब से डिफेंस के माध्यम से स्पेंडिंग हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज वो आर बेनिफिशियरी ऑफ द ऑर्डर्स दैट दे आर रिसीविंग द गवर्नमेंट डिफेंस सेगमेंट. उसमें आई थिंक मेरे ख्याल से 15 से 20% का एवरेज ग्रोथ आप पकड़ के चल सकते हो. Maybe in a given year, you may probably see slightly higher growth, which will get adjusted to 15-20% kind of a growth rate on an average, if you have to take a CAGR basis. तो अगले 4 साल के अंदर डिफेंस का जो क्षेत्र है, वो करीबन यहाँ से जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो डबल हो सकता है. दैट इज पॉसिबल. मगर उसके सामने वैल्यूएशन देखो कंपनी के, तो अगले 3 साल के वैल्यूएशन ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है. तो दैट मीन्स के मार्केट को ऊपर जाने के लिए थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन विच हैज स्केल्ड अप. In my viewpoint, I think unless market gives correction, ये valuation शायद इतने जल्दी scale up नहीं होंगे. तो ये एक चीज के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा. So maybe that answers your question कि ये साल के अंदर will we see the higher amount of participation which we saw in the previous year in the defense? My understanding says that I think it will have to correct first before it shows higher amount of growth. Similar situation capital market और capital market intermediaries की है. I think the stock exchanges, the depositories, the registrars, ये जो इंटरमीडियरीज है उनके डेफिनेटली कारोबार के अंदर वृद्धि आ रही है. वॉल्यूम बढ़ रहा है, नए इन्वेस्टर्स के एसआईपी अकाउंट के माध्यम से नए डीपी अकाउंट भी खुल रहे हैं, डिपॉजिट अकाउंट भी खुल रहे हैं. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी है वो पॉजिटिव है. मगर वैल्यूएशन अगर समय से जल्दी स्केल अप हो जाते हैं तो शायद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा unless market gives correction. As of now, the market is trying to see the value proposition in unlocking of some of the larger businesses. So Reliance Group है, Adani Group है, even Tata Group है, SBI है. I think some of these companies are possibly showing the signs of unlocking some of the businesses which they have created up till now. और उसके अंदर मैं शायद समझता हूँ कि अगले 12 महीने में प्ले करेगा अच्छी तरह से, ऐसा मैं समझता हूँ. So instead of buying any particular sector which has already appreciated in the last 12 months, I think one would like to look at those sectors के जहाँ पे unlocking की एक अच्छी opportunity मिलती है. तो बड़ी कंपनियां हैं, बट फिर भी आई थिंक अच्छा एक अपसाइड का पोटेंशियल हमें दिख रहा है इन सम ऑफ दिस कंपनीज और बिजनेसेस. ओके, इस बीच देवेंद्र जी से बात करते करते हल्का सा डिटोर लेते हैं और निफ्टी इज एट डे लो और निफ्टी 25,961 पे, 25,961 यानी 26,000 के ऑप्शन बेस को आपने एक्सपायरी -1 डे पे तोड़ दिया. डायरेक्टर साहब, जरा 2-3 चीज़ें रखेंगे. जरा कितनी करोड़ पुट खड़ी थी जरा प्लीज़ लिखाइए. 2 बजे का जो हमने वो देखा था ऑप्शन स्टैट्स, मतलब लगभग मेरी इस बात समझिएगा कि करीब 2.5 करोड़ पुट खड़ी थी वहाँ पे. तो पुट राइटर्स के जोन वायलेट हुए हैं यहाँ पर. और कल जिस प्रकार से FIIs ने, सुबह हम बात भी कर रहे थे, शॉर्ट पुट एग्जिट की है जनाब. FIIs का स्ट्राइक रेट निकला बहुत बढ़िया. कल उन्होंने शॉर्ट पुट एग्जिट की, इंडेक्स शॉर्ट किया और ये लीजिए 10 डे में टूट गया. कुछ देर पहले हम देख रहे थे 1 करोड़ पुट बिकी थी, अब 1 करोड़ 1.25 करोड़ पुट, 26,000 टूटा, 10 डे में तोड़ रहा है. और बड़ा इंटरेस्टिंग डायरेक्टर साहब, जरा प्लीज़ आप लिखे आइएगा निफ्टी और निफ्टी पे 10 डे में ड्रॉ कर दीजिएगा.
मैंने बड़ा इंटरेस्टिंगली था मार्क करके रखा हुआ था थोड़ी स्टडी में, 11 नवंबर के बाद जितने भी सेशंस हुए हैं, 11 के बाद 12, 13, उसके बाद 14 और अब तक, हर 2 सेशन बाद निफ्टी ने 10 डेमा को छुआ है, हर 2 सेशन बाद। ये कैंडल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इट्स अ लाइन चार्ट, बट हर 2 सेशन बाद, यानी हमने 11 नवंबर को 10 डेमा से इजेक्ट किया, बाहर निकले, 2 दिन इसके ऊपर रहे, 14 को फिर टेस्ट किया, 17 और 18 को ऊपर रहे, 19 को फिर टेस्ट किया, 20 और 21 को ऊपर रहे, आज 24 को फिर टेस्ट किया। तो निफ्टी बार बार कंफर्मेशन लेने के लिए इस डायरेक्शन में 10 डेमा को छू रहा है। बट मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, दैट्स कॉल्ड ग्लोबली एसोसिएटेड स्पेस। एक बार लेके आइए आप निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल है जिस पे इस बार सबसे बड़ा प्राइस डैमेज हुआ है, इज एट डे लो 10,020 बिलो 100 डेमा आफ्टर 1 सितंबर 2025। ये है वो स्पेस। देवेंद्र जी, आपकी राय मेटल्स पे क्या होगी? मेटल्स में बहुत ही एक खूबसूरत फेज खेला हमने और इट्स अ सिक्लिकल स्पेस। टाइम पे आपको एंट्री करनी है, टाइम को आपको एग्जिट भी करना है। अभी आप मेटल्स पे क्या कॉल ले रहे हैं, फेरस नॉन फेरस पे? डिस्टिंक्टली पॉजिटिव। आई थिंक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी गिनी जानी चाहिए। मार्केट करेक्शन देता है, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल प्रोस्पेक्ट्स 2 जगह से अच्छे लग रहे हैं। एक तरफ डिमांड सिनेरियो बॉयंट इमर्ज हो क्या रहा है, इंडिया डिमांड सिनेरियो इज अनक्वेश्चनेबल। जो ग्लोबल डिमांड सिनेरियो के अंदर अगर ये वॉर रिलेटेड कंट्रीज जैसे जैसे आई थिंक नॉर्मलसी पे आती जाती है, अगेन द डिमांड सिनेरियो इज बिकमिंग इम्पोर्टेंट। एंड मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक जो हिसाब से नए कारोबार की एक संभावना है, particularly because of the new investment coming into data centers in the global market, मैं ऐसा समझता हूँ कि I think the ultimate construction level activities will increase. It may not go to the office related construction, but they may go to the larger part of the activity for the data related services. इसकी requirement है. So demand for metal is increasing. On the other side, with the inclusion of renewable power in the manufacturing of metals, the average cost of electricity is coming down for most of the companies, and वहाँ पे मैं संभावित लगता है कि अगर एनर्जी कॉस्ट कम है, जिसका शायद रेवेन्यू के सामने कंट्रीब्यूशन देखो तो करीबन 50% के ऊपर रहता है मेटल कमोडिटी कंपनी के अंदर, उसके अंदर आपका बचत होता है, तो शायद आई थिंक मेटल कमोडिटी कंपनी को स्वीट एडवांटेज ये मिलेगा। एक तरफ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है, दूसरी तरफ डिमांड सिनेरियो अपबीट होता है। So there should be a contra-buy opportunity in some of the metal commodity companies, particularly in the ferrous as well as in the white metal segment. ये मेटल स्पेस पर आपकी राय देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने अच्छे तरीके से जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब आगे बढ़ रहे हैं और बाजार में कमज़ोरी, मेटल, एनर्जी, आईटी ने भी अपनी बढ़त गवाई, रियल्टी 2% से ज़्यादा भी इंडेक्स टूटता हुआ फिलहाल। लेकिन अब आईपीओ की भी बात कर लेते हैं। आईपीओ में निवेश का सौदा हमेशा सही साबित नहीं होता। कम से कम 2025 में आए आईपीओस को देखकर तो ऐसा ही लगता है। अब हुआ क्या है, तो सीएनबीसी टीवी18 की एक रिसर्च के मुताबिक 2025 में जिन इशू में रिटेल निवेशकों का कोटा 35% से ज़्यादा था, उसमें रिटेल निवेशकों को नुकसान हो रहा है। आपको बता दें यहाँ पे कि सेबी नियमों के तहत आईपीओ में रिटेल निवेशकों का कोटा 35% है। अब कैसे रिटेल के साथ ये खेल हो रहा है, ये समझाने के लिए हमारे साथ हैं होरमास फताकिया। होरमास जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए, अमूमन जिस तरह के सेबी के नॉर्म्स है उसमें रिटेल का एक मिनिमम आपको 35% हिस्सा आईपीओ का रिटेल शेयर होल्डर्स के नाम रखना होता है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो अभी भी घाटे में चल रही होती है, जिनके आईपीओ आते हैं, तो वो कंपनियां लगभग 10% भी रख सकती है। हाल फिलहाल के जितने आईपीओ आए हैं उनमें काफ़ी सारा रिटेल कोटा जो है वो 10% रहा है। लेकिन ये आज की जो कहानी हम आपको बता रहे हैं वो कुछ ऐसे चुनिंदा आईपीओ की है जिसमें रिटेल निवेशकों का हिस्सा 35% से ज़्यादा है। उसमें 6 ऐसी कंपनीज है और वो सभी 6 कंपनियां फिलहाल अपने आईपीओ प्राइस से नीचे ट्रेड कर रही है। हम आपको बता दें, सबसे पहली कंपनी हाईवे इंफ्रा है, जिसका हाल ही में आईपीओ आया था। 40% रिटेल का कोटा था, 130 करोड़ का ये आईपीओ था, 70 रुपए की आईपीओ प्राइस थी और इसे बम्पर सब्सक्रिप्शन मिला था। 300 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें रिटेल का पोर्शन भी लगभग 155 गुना सब्सक्राइब हुआ था। लेकिन अगर शुक्रवार की क्लोजिंग से अगर इसे देखें तो हाईवे इंफ्रा का शेयर अब भी अपने आईपीओ प्राइस से 5% नीचे चल रहा था। तो इतने बम्पर सब्सक्रिप्शन के बावजूद
इस शेयर में अभी भी जो है आईपीओ प्राइस से नीचे चल रहा है। दूसरा स्टॉक इस सूची में जो आता है वो है पटेल रिटेल। इसमें रिटेल निवेशकों का कोटा 45% था, 243 करोड़ की आईपीओ साइज थी, 255 रुपए का आईपीओ प्राइस था। इस आईपीओ को भी बम्पर सब्सक्रिप्शन मिला था, 95 गुना जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। और अगर रिटेल शेयर होल्डर्स का हिस्सा देखें तो वो भी 42 गुना जो है सब्सक्राइब हुआ था, ओवर सब्सक्राइब हुआ था जिसे आप कहते हैं। लेकिन इतने बम्पर सब्सक्रिप्शन के बावजूद शुक्रवार की क्लोजिंग से अगर हम देखें तो आईपीओ प्राइस से 8% नीचे पटेल रिटेल चल रहा है। अगस्त सितंबर में जो आईपीओस की फ्रेंजी आई थी उसमें 3 कंपनियां ऐसी थी जो एक के बाद एक लगातार आई थी, और ये खबरों में इसलिए भी थी क्योंकि वो आईपीओ प्राइस से तुरंत ही बहुत ज्यादा टूटी थी। उसमें से एक था BMW वेंचर्स। ये इसमें रिटेल कोटा सबसे ज्यादा था, 75% का रिटेल कोटा था, 232 करोड़ की आईपीओ साइज थी और इश्यू प्राइस भी 99 रुपए का था। लेकिन इस आईपीओ को इतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं मिला था। जिनके लिए सबसे ज्यादा आवंटन किया गया था रिटेल के लिए, वही पूरा नहीं भर पाया था। सिर्फ 99% सब्सक्रिप्शन रिटेल को मिला था। और अगर शुक्रवार की क्लोजिंग से देखा जाए तो लगभग ये स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस से 30% नीचे चल रहा है। एक और ऐसा आईपीओ उसी वक्त आया था, ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स नाम की कंपनी थी, 47% यहाँ पे रिटेल कोटा था, 122 करोड़ की आईपीओ साइज थी, 135 रुपए का प्राइस था। इस आईपीओ को भी थोड़ा सा मिला जुला ही रिस्पॉन्स मिला था। रिटेल पोर्शन 2.7 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और ये भी अगर शुक्रवार की क्लोजिंग से देखें तो लगभग 30%, 32% अपने आईपीओ प्राइस से नीचे चल रहा है। और ग्लॉटिस नाम का एक आईपीओ आया था जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान रिटेल शेयर होल्डर्स को हुआ है। 40% का कोटा था, 129 रुपए की प्राइस थी, 307 करोड़ का ये आईपीओ था और रिटेल का हिस्सा जो था वो लगभग 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था। और शुक्रवार की क्लोजिंग से देखें तो ग्लॉटिस का ये शेयर जो है अपने आईपीओ प्राइस से आधा हो चुका है। और आखिरी नाम जो इस लिस्ट में है वो है VMS TMT, और ये आईपीओ में भी 50% कोटा रिटेल के लिए था, 99 रुपए की आईपीओ प्राइस इसकी भी थी। और इस आईपीओ को भी बम्पर सब्सक्रिप्शन मिला था। रिटेल का हिस्सा जो है लगभग 48 गुना सब्सक्राइब हुआ था, टोटल जो था वो 100 गुना से ज्यादा था। और ये आईपीओ भी अगर आप देखें शुक्रवार की क्लोजिंग से तो 36% अपने आईपीओ प्राइस के नीचे चल रहा था। तो रिटेल के लिए भले ही ज्यादा आवंटन किया गया हो इन सारे आईपीओज में, काफी सारे आईपीओज में डिमांड भी अच्छी थी, लेकिन अगर रिटर्न्स की तरह देखा जाए तो रिटेल ने इन सारे आईपीओज में अपने हाथ फिलहाल के लिए तो जलाए ही है। बस बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तरीके से अगर आप देखें आपने इस बात की पैमाइश करी, कहाँ कहाँ जले हाथ, और जहाँ तक रही निफ्टी की बात वहाँ भी नई बात बनी। और आपकी स्क्रीन पे वी आर एट 25950 डे लो पर। देखिए निफ्टी के लेवल गड़बड़ा गए हैं। अब आप ये तो कह नहीं सकते जनाब कि निफ्टी बैंक बहुत ख़राब हो गया है। नो, इट्स 58,811 अभी भी 10 डेमा के ऊपर। निफ्टी 10 डेमा तोड़ रहा है, निफ्टी 10 डेमा तोड़ रहा है, मतलब डिसाइसिवली नहीं टूटा अभी, बट 12 पॉइंट के फ्रैक्शन से नाउ वी आर बिलो 10 डेमा। तो हाई लेवल से रिजेक्शन एक बार फिर से, और आज के मूव में भी विनर्स हैं FIIs। एक काम करते हैं डायरेक्टर साहब, कॉल्स ले लेंगे पहले फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ प्रकाश सर, क्या पिक करेंगे आप? वेल, गुड इवनिंग टू यू। स्टॉक का नाम है बजाज ऑटो। इसमें अच्छा मूव बना है, साइडवेज जोन है, उसमें बायस अपसाइड है, ट्रेड करें 9001 के आसपास। स्टॉप लगाना चाहिए, यस, करीब 8975, 25 रुपए का स्टॉप है। टारगेट करीब 9100 पॉसिबल है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो यहाँ पर BTST ट्रेड गावसे की तरफ से। टू व्हीलर स्पेस में आज मोमेंटम तो था, कमजोर होने के बावजूद आप देखें तो बजाज ऑटो 1.5% अप। राजेश पालवे जी, आप क्या पिक करेंगे? तो श्रेया जी, यहाँ पे हमें लगता है NBCC को बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को निगोशिएट करते हुए देखने को मिल रहा है, और हमें लगता है कि अगर नेक्स्ट सेशन में ये स्टॉक 118 के लेवल को दिसंबर फ्यूचर में क्रॉस करता है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड बनेगा जो कि स्टॉक को 122 की तरफ लेके जा सकता है। तो NBCC दिसंबर फ्यूचर बाय किए जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 114, टारगेट होंगे करीब 122 124 के। इस बीच NBCC राजेश सतपुते जी के पास चलें, बट इट सीम्स ये फील पूरी आ रही है बाजार। निफ्टी पर स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं और निफ्टी अब स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने के बाद क्रैक होता हुआ, गंभीर तरीके से क्रैक हो रहा है। और टेक्निकली आपका भी स्टॉप लॉस अगर आप लॉन्ग थे तो ट्रिगर हो जाना चाहिए अब, क्योंकि हमने ऑप्शन बेस और 10 डेमा दोनों तोड़ दिए हैं जनाब। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेन जी, सेल साइड की पोजीशन रखेंगे क्योंकि निफ्टी का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है तो थोड़ा सेल लेके जाएंगे। ओबेरॉय रियल्टी
मुझे लगता है यहाँ पे एक सीरियस ब्रेकडाउन है। टारगेट होगा 1560 का, 1560। 1612 चल रहा है, स्टॉप लॉस होगा 1630 का। 1630 के स्टॉप लॉस के साथ ओबेरॉय रियल्टी इज अ सेल। हाँ, ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पर बिकवाली की राय राजेश सातपुते जी की तरफ से, और पूरा स्पेस काफ़ी वीक, 3% ओबेरॉय रियल्टी टूटता हुआ। शिल्पा जी, आपकी साइड है BTST STBT? मैं यहाँ पे BTST के साथ ही जाऊंगी। KEI में KEI फिर भी एक अच्छे लेवल पे होल्ड कर रहा है, अराउंड 4100 है, तो यहाँ पे आप 4040 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। 4200 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके टारगेट्स। ओके, KNST से BTST है। सौमिल, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा ऑन द सेल साइड। कल्याण ज्वेलर्स, ये वीक स्टॉक है, 2040 डेली मूविंग एवरेज के नीचे आज ट्रेड कर रहा है, एंड प्रीवियस स्विंग लो जो था वो भी नीचे की तरफ टूटा है। 200 डेली मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस लेके लोअर टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी डेली चार्ट्स पे बना रहा है। वीक स्टॉक है, स्टॉप लॉस रहेगा 500 के आसपास और टारगेट रहेगा 443। यहाँ एक और STBT कल्याण ज्वेलर्स पर वीक चार्ट फिलहाल। मानस जी, आपकी साइड? देखिए, बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, सेल रिकमेंडेशन है डिलीवरी पे, क्योंकि डिलीवरी ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है, तो डिलीवरी के फ्यूचर में सेल ट्रेड लेना है। 413 413 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 394 के आपको टारगेट सेट करने हैं। ओके, डिलीवरी पे यहाँ पे दिसंबर की फ्यूचर्स में बिकवाली की राय फिलहाल, ये पर्टिकुलर काउंटर पर सेल की कॉल। BTST STBT ट्रेड्स ले लिए हमने और मार्केट डेज लो पर, लेकिन जिस तरीके से मार्केट टूटा वीरेंद्र जी लास्ट कुछ मिनटों में, ब्रेथ तो काफ़ी ख़राब रही होगी FNO सेटअप की। देखिए श्रेया, पहले तो आते हैं रणनीति पर। ये कैंडल आज के पूरे सेशन की 24 नवंबर की जो कैंडल है, ये पोस्ट 4 नवंबर हैवीएस्ट कैंडल है। हैवीएस्ट मतलब हाई और ओपन और लो में सबसे बड़ा डिफरेंशियल। आप 10 डे मार्क लीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज सुबह की प्लेट लेके आइएगा। हमने ऊपर बाय नहीं किया, 143 जब तक नहीं पार होगा नहीं बाय करेंगे। हाँ, एक अटेम्प्ट मैंने कहा था कि अगर 26,023 के आसपास आए तो एक अटेम्प्ट लीजिएगा बाय कॉल में। 2 बजे के आसपास मैंने क्लियरली कहा था कि बेस है उसके आसपास आप एक बाय का ट्रेड अटेम्प्ट लीजिए, बट इट वाज क्लियरली मेंशन्ड इन द एंटायर सेटअप सुबह की रणनीति पे। अगर बेस 1 वायलेट हो रहा है, आप 25,966 तोड़ रहे हैं, कंप्लीटली एग्जिट करिए, कंप्लीटली एग्जिट करिए। हमें लॉन्ग कॉल लेनी होगी, कल ले लेंगे लोअर लेवल पे या फिर किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे, मतलब 26,050 26,100 कटे, बट टेक्निकली इन प्रिंसिपल स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाने चाहिए थे 966 पर, याद रखिएगा। इसके बाद अमूमन एक्सपायरी के दिन थोड़ा प्रेशर बढ़ता है और हमारा 20 डेमा क्योंकि अलाइंड है 25,824 पे, जो मैंने बेस 2 मेंशन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग्स को निफ्टी पे होल्ड करने का व्यू नहीं रखूँगा। प्लीज़ एग्जिट कीजिए अपनी पोजीशंस पे, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड था बाय FIS, उनकी कल पोजीशनिंग सजेस्ट कर रही थी। एंड सेम इज़ द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आके 58,712 पे, ये एग्जैक्टली 10 डे पे क्लोज होने की तैयारी करता हुआ, बट ओपिनियन जो निफ्टी पे था एग्जिट लॉन्ग पोजीशन से। मैं आपकी स्क्रीन पे वो रखता हूँ ब्रेथ। देखिए, जब इस कार्यक्रम में मेहमानों ने ट्रेड्स देने शुरू किए थे ना, उस वक्त ही विजिबल था जिस प्रकार से गेल पे सेल कॉल आई और जितने स्ट्रक्चर्स पे सेल कॉल आई कि प्रेशर बढ़ रहा है। लुक एट शॉर्ट 51, लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब क्या है कि बाजार अभी बहुत बुरे फेज में नहीं है, बाजार थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। बाजार क्या कह रहा है कि अपने प्रॉफिट्स को भैया उठा लो, लॉन्ग्स को कैश में कन्वर्ट कर लो, कल देखेंगे। बट ये सजेस्ट करता है कि बाजार हायर लेवल्स पे कंफर्टेबल नहीं है। शॉर्ट भी है, शॉर्ट कवरिंग इतना बड़ा नहीं है, बट लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है। हार्डली 10% भी लॉन्ग्स नहीं है। एक एक करके स्लाइड्स पे आइए। तो बाजार आज कंप्लीटली लॉन्ग अनवाइंडिंग ग्रिप में गया। याद रखिएगा, आयशर मोटर्स, परसिस्टेंट, मिड कैप IT में टोरेंट फार्मा, टोरेंट पावर, एम्फेसिस, आज यहाँ पे लॉन्ग्स बिल्डअप हुए। अगले स्लाइड आएगी जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी, NBCC, KPIT, टेक महिंद्रा, आदित्य बिरला कैपिटल और सिंजन। और जहाँ पे शॉर्टिंग हुई, शॉर्टिंग की अगर आप देखें स्लाइड, प्रेस्टीज स्टेट, स्टार एलेक्सी, कल्याण, डिक्सन, कुछ प्रॉपर्टीज। प्रेस्टीज यानी रियल स्टेट इस वक्त की सबसे कमजोर कड़ी, और ये स्लाइड लॉन्ग अनवाइंडिंग की। श्रेया, बिल्कुल, ब्रेथ भी थोड़ा बेरिश, और जिस तरह से टूटे लास्ट के हाफ एन आवर में,
मार्केट की क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। 143 अंक नीचे 25,925 के लेवल पर निफ्टी क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। बैंक निफ्टी भी अब हम इन रेड ही क्लोज हो रहे हैं। 185 अंक बैंक निफ्टी नीचे, और जाते जाते जो आईटी स्पेस बढ़त देखने को मिली थी उस पर्टिकुलर स्पेस में, वो भी गवाता हुआ। लेकिन डिटेल में और समझ लेते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग कैसी रही। वीरेंद्र जी से बिग वॉल पर ओवर टू यू वीरेंद्र जी, क्लोजिंग के लिए। श्रेया ने भी ज़्यादा देर तक बात नहीं करी, मेरे पे डाल दी बात। चलिए अब बात पूरी कर ही लेते हैं। और 25,924 पे हम डीलों पे क्लोज हो रहे हैं। इसे कह सकते हैं आप कंप्लीट प्रॉफिट टेकिंग। और याद रखिएगा एक ऐसे माहौल में जब निफ्टी आईटी 0.23% ऊपर है, डॉक्टर साहब एक बार यूएस फ्यूचर्स दिखाएंगे जरा प्लीज़। क्या हमने ये अनवाइंडिंग, ये सेलिंग किस इंप्रेशन में देखी है? एक बार यूएस फ्यूचर्स भी याद रखिएगा। आज सुबह और मौसम जब बात कर रहे थे, हम ये कहते हैं कि कन्विक्शन नहीं है अभी उस मार्केट को लेकर। लुक एट फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे, S&P फ्यूचर्स 9 अंक ऊपर और नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 80 अंक ऊपर है। प्राइस डैमेज आज जहां पे सबसे ज़्यादा हुआ, देखिए खबरों का इम्पैक्ट था, कुछ नेगेटिव न्यूज़ फ्लो का HAL पे, डिलीवरी पे और CG। डिलीवरी आज याद रखिएगा न्यू एज स्टॉक्स की कैटेगरी में, भले ही अगर आप देखें लॉजिस्टिक्स स्पेस से हो, लेकिन बहुत गंभीर सेलिंग। और डिलीवरी आज 20 मई के बाद पहली बार 200 EMA के नीचे। बाकी अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे, ये सॉफ्टनेस वाला सेक्टर, देखिए ब्रेथ काफ़ी कमजोर थी। लुक एट मिड कैप, लुक एट स्मॉल कैप। ये एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भले ही इक्का दुक्का स्टॉक निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक के अगर आप देखें कुछ कंस्टिट्यूएंट्स जो है वो अच्छा कर रहे हैं, बट द ब्रॉडर मार्केट इज कोलैप्सिंग। ओनली निफ्टी आईटी। अदरवाइज अगर आप देखें तो ये सिर्फ ये स्क्रीन है ना, ये सुर्ख लाल रंग में नहाई हुई है। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे प्राइस डैमेज एनर्जी स्पेस में, आई थिंक रिलायंस क्योंकि कंट्रीब्यूटर था यहाँ पे। निफ्टी रियल्टी सबसे बड़ा प्राइस डैमेज रियल्टी में हुआ। और इंडिया विक्स, लुक एट द स्पर्ट इन इंडिया विक्स जो इंक्रीज हुआ है आज 13.5% की रेंज में 3% के मूव के साथ। और FMCG में क्रैक था, मेटल्स क्रैक हुए। निफ्टी मेटल इंडेक्स आज 50 EMA के नीचे क्लोज हुआ। और बाकी अगर आप निफ्टी कैपिटल मार्केट थीम को देखें तो करीब 1% नीचे डिफेंस स्पेस, दैट्स आई थिंक HAL का इम्पैक्ट था, 2.5% नीचे ये रहा। बाकी अगर आप देखें निफ्टी आईटी आज करीब अगर आप समझिए जो अभी 37,31 का लेवल है, अ क्लोज अबाउट 200 EMA बट नॉट कन्विंसिंग। मार्केट शट 25,928 पे। आज आप ये सोचिए कि जब सुबह हमारी मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, मैं जब न्यूज़ रूम में बैठा हुआ था 6:30 पे जब गिफ्ट निफ्टी का पहला टिक था वो था 102 पॉइंट ऊपर था। हम खुले भी ठीक ठाक, बट हमने आज कॉल राइटर्स के जंप के जोन को जंप ही नहीं किया एक बार विषय। बहुत कमज़ोर ये क्लोज। और 2 दिन के अंतराल में बार निफ्टी ने 10 EMA को तोड़ा है। क्लोज खराब, बिल्कुल कमज़ोर क्लोज थी और पूरे दायरे में रहा। बाजार जाते जाते सारी बढ़त जो है वो गवा दी। पहले हफ्ते का कारोबारी सत्र था, मंगलवार का दिन कल है, कल एक्सपायरी भी है। अब देखने वाली बात होगी कि लाल रंग जो जनरली कल का होता है वो आज ओढ़ लिया बाजार ने। अब कल कैसा रंग दिखाता है बाजार, हरा या लाल, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिर से आपसे मुलाकात होगी सुबह मॉर्निंग पैनल्स में। तब तक बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।